हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, एमसीक्यू केस सिनेरियो नंबर 5 अभी हम करने वाले हैं। देखते हैं क्या कह रहा है केस सिनेरियो नंबर 5, ध्यान से देखना। द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द 4 इंडियन कंपनीज। सबसे पहली बात वो कर रहा है इंडियन कंपनीज के बारे में, मतलब जो क्वेश्चन जो हम पढ़ने वाले हैं दैट वुड बी फॉर द कंपनीज। अभी तक हम देख रहे थे इंडिविजुअल एचयूएफ करके, अभी जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं वो किसका आ रहा है, इंडियन कंपनी का आ रहा है। कौन कौन सी कंपनी के बारे में बात की गई है, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, डी लिमिटेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके बारे में इन्होंने बात की है। कुछ डिटेल्स हमें दी हैं, देख लेते हैं किस बारे में बात कर रहा है। ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड का जो डेटा इसने दी है वो क्या बता रहा है, ए लिमिटेड जो है उसका डेट ऑफ सेटिंग अप, मतलब ए लिमिटेड कब बनी, ए लिमिटेड बनी है 1 सितंबर 2019 को, ए लिमिटेड बनी है 1 सितंबर 2019 को, बी लिमिटेड बनी है हमारे करंट ईयर में जो कि 22-23 में फॉल कर रहा है। उसके बाद मेन ऑब्जेक्ट क्या है दोनों का, कंपनी बनी किस लिए है, जो ए लिमिटेड है वो बनी है मैन्युफैक्चर ऑफ द स्टील मैन्युफैक्चर ऑफ द स्टील का काम कर रहा है, जो बी लिमिटेड है वो काम कर रहा है मैन्युफैक्चर ऑफ द अपीयरल ऑफ द इन द तेलंगाना, मतलब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है दोनों ही कंपनीज, एक स्टील के बिजनेस में एक अपीयरल के बिजनेस में है। उसके बाद आता है वैल्यू ऑफ द न्यू प्लांट एंड मशीनरी। इन्होंने क्या करा, न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदी जिस दिन पे बिजनेस सेटअप करा है। ध्यान रखना, न्यू प्लांट एंड मशीनरी जो खरीदी है उस दिन पे बिजनेस सेटअप करा है, उस दिन पे खरीदी है। इसने बिजनेस सेटअप कब करा है, 1 सितंबर 19 में, मतलब ये फॉल कर रहा है 1920 में। एंड जो इसने मशीनरी खरीदी है वो प्लांट एंड मशीनरी इसने कब खरीदी है, 22-23 में खरीदी है, ये बात का ध्यान रखना। उसके बाद ग्रोस टोटल इनकम बताई हुई है दोनों की, कोई इशू नहीं है। न्यू एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड ऑन द डेट ऑफ सेटिंग ऑफ द कंपनी, जिस दिन कंपनी सेटअप करी है उस दिन इन्होंने 1000 न्यू एम्प्लॉय लगाए हैं, दोनों कंपनीज ने 1000 न्यू एम्प्लॉयज को लगाया है। उसके बाद क्या बताया है, जो एम्प्लॉयज को पैसा दिया जा रहा है वो कितना पैसा है, मंथली अकाउंट पे ही चेक से दिया जा रहा है। ओके, 500 जो एम्प्लॉइज हैं उनका रेट है 24,500 का जो है ए कंपनी में 25,100 एंड 26,000, कुछ भी नहीं, दिस इज जस्ट अ प्लेन रीडिंग। एक कंपनी है, दो कंपनीज हैं, हमें सिंपल इंफॉर्मेशन दी है कंपनी कब कब बनी है एंड उनकी क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है। सिंपल सी बात, ज्यादा मैं नहीं जाऊंगी। सीओडी लिमिटेड का भी उसने सेम पॉइंट बोला है, बता दिया है कंपनी कब कब बनी है, किस किस बिजनेस में है, उसके प्रीवियस ईयर की टर्नओवर क्या है और कुछ आईटीआर से रिलेटेड वो बात कर रहा है। क्वेश्चन में कुछ ऐसा भी खास नहीं है जो हम क्वेश्चन देखते ही समझ पाए। ऐसे क्वेश्चन में हमें देखना होता है कि हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन में रीडिंग से हमें समझ नहीं आता, ऐसे क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन से समझ आता है कि एमसीक्यू में पूछ क्या रहा है, वहीं से हमारे कंसेप्ट क्लिक होने शुरू हो जाते हैं। लेट्स मूव टू द पॉइंट, किस बारे में बात कर रहा है। सबसे पहले वो बात कर रहा है व्हाट वुड बी द टैक्स लायबिलिटी ऑफ बी लिमिटेड। बी लिमिटेड की टैक्स लायबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, देखते हैं क्या बात कर रहा है। इफ इट अवेल्स द बेनिफिट अंडर द स्पेशल प्रोविजन 115 BAABAB, ओ माय गॉड, इसने तो कुछ बहुत बड़ी बात कर दी है, मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा है। व्हाट इज 115 BAABAB, मुझे तो इतना ही नहीं पता नॉर्मली टैक्स कितना लगता है, तो मैं 115 BAABAB में कैसे जाऊंगी, सही बात है कि नहीं है। मुझे तो इतना भी नहीं पता है व्हाट इज द टैक्सेबिलिटी अंडर द नॉर्मल, जब उसने सेक्शंस ही ऑफ नहीं करे हैं, तो ये फालतू के सेक्शंस जब ये हैं, फालतू के नहीं है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है। जब फर्स्ट टाइम मैं सुनती हूँ मुझे ये लगता है यार ये सेक्शन तो बहुत भारी सेक्शंस है, मुझे तो नॉर्मली भी टैक्सेबिलिटी नहीं पता है, तो मैं इन सेक्शंस के अंडर टैक्सेबिलिटी कैसे काउंट करूंगा, ऊपर से वो भी कंपनीज की। इंडिविजुअल एचयूएफ का तुम तुक्का लगा सकते हैं, 2.5 लाख 5 लाख वट एवर द केस में भी, बट ऐसे केस में मैं कैसे इसको कवर करूंगा, आई डोंट नो। तो सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि कंपनी के केस में सिंपल टैक्सेबिलिटी कितनी रहती है, कंपनी के केस में टैक्सेबिलिटी कितनी रहती है, ध्यान देना, प्लीज डू नॉट डाइवर्ट योर माइंड हियर, इधर आ जाओ, इधर ध्यान दो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी बात मैं करूं, सॉरी, अगर मैं बात करूं किसकी, डोमेस्टिक कंपनी की, किसकी बात करी हूं मैं, डोमेस्टिक कंपनी की, किसकी बात करी हूं, डोमेस्टिक कंपनी की। ध्यान रखना, जो भी डोमेस्टिक कंपनी का रेट है
वो नॉर्मल रेट है 30%। डोमेस्टिक कंपनी की बात हो रही है, डोमेस्टिक कंपनी पे टैक्स कितना लगता है? 30% टैक्स लगता है। अगर मैं बात करूं, एक थोड़ा सा छूट दी है, जब हम हर जगह देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ बेनिफिट दिया जा रहा है टैक्स रेट में, तो कंपनीज को भी एक बेनिफिट दिया गया। कंपनीज को क्या बोला? आपने अपनी टोटल टर्नओवर चेक करनी है, टोटल टर्नओवर चेक करनी है, या फिर आपकी जो ग्रोस रिसिप्ट है, टोटल टर्नओवर या फिर जो ग्रोस रिसिप्ट है, कौन से ईयर में? प्रीवियस ईयर 2021 में। किसके बारे में बात हो रही है? 2021 की बात हो रही है। हम किसका कैलकुलेट कर रहे हैं? 22 23, मतलब एक साल स्किप करके उससे पीछे वाले साल का जो टर्नओवर है, अगर वो टर्नओवर है अप टू 400 करोड़, अगर वो टर्नओवर है अप टू 400 करोड़, तो आपका जो टैक्स रेट है वो 30 से घटकर कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। इधर देखो, इधर देखो, नॉर्मल सी बात, मुझे कोई सेक्शन नहीं पढ़ना है। अगर एक कंपनी है जो कि डोमेस्टिक कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी का रेट है 30%, बट अगर उनकी टर्नओवर इन द ईयर, कौन से ईयर? एक साल छोड़ के उससे पिछला ईयर में अप टू 400 करोड़ है, तो उसका रेट कटकर कितना आ जाएगा? 30 से 25% तक उसका रेट आ जाएगा। 30 से 25% तक उसका रेट आ जाएगा। इतनी बात थी। अगर अब हम बात करें फॉरेन कंपनी की, अगर अब हम बात करें फॉरेन कंपनी की, फॉरेन कंपनी के केस में रेट कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा। फॉरेन कंपनी के रेट में, फॉरेन कंपनी के केस में रेट कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा। इतना लर्न हुआ या नहीं हुआ, मुझे फटाफट से बताएंगे। कुछ नहीं पढ़ा, एक बार और रिपीट करो, आंखें बंद करो, आंखें क्लोज करो, याद करने की कोशिश करो। डोमेस्टिक कंपनी का रेट कितना है? डोमेस्टिक कंपनी का रेट कितना है? 30। अगर उसकी टर्नओवर 2021 में अप टू 400 करोड़ है, तो उसका रेट कितना हो जाएगा? 25% रेट हो जाएगा। 25% उसका रेट हो जाएगा। बट वही अगर फॉरेन कंपनी है, तो उसका रेट कितना है? उसका रेट है 40%। उसका रेट कितना है? 40%। ये तो नॉर्मल टैक्सेबिलिटी थी, जो कि क्वेश्चन ने बात ही नहीं करी है। हमें जब तक नॉर्मल नहीं पता, हम स्पेशल का बेनिफिट कैसे समझेंगे? जब तक हमें नॉर्मल रेट्स नहीं पता, तो हम स्पेशल रेट्स पे कैसे जाएंगे? नॉर्मल रेट कितना था? 25 30। तो स्पेशल रेट पे अभी हम जाते हैं कि स्पेशल सेक्शंस की कुछ बात कर रहा है, देखते हैं किस बारे में सेक्शंस बात करते हैं। तो अब आ जाते हैं हम अपने सेक्शन 115। अब चलो एक चीज और साथ साथ मैं आपको क्लैरिटी दे देती हूँ सरचार्ज की, बिकॉज क्वेश्चन में यूज होने ही वाला है। सरचार्ज की भी बात कर लेते हैं, सरचार्ज की भी बात कर लेते हैं। बात करते हैं डोमेस्टिक कंपनी के सरचार्ज की, एक हम बात करते हैं फॉरेन कंपनी के सरचार्ज की। डोमेस्टिक कंपनी, दोनों में लिमिट है। टर्नओवर, टर्नओवर क्या है? अगर ग्रेटर देन 1 करोड़ है बट अप टू 10 करोड़ है, ग्रेटर देन 1 करोड़ है बट अप टू 10 करोड़ है, या फिर ग्रेटर देन 10 करोड़ है। सेम इधर भी ग्रेटर देन 1 करोड़ है, अप टू 10 करोड़ है, या फिर ग्रेटर देन 10 करोड़ है। तो 7%, 12%, 2%, 5%। एक बात बताओ, फॉरेन वाले आके काम भी नहीं करना चाहेंगे यहाँ पे? अगर आप उनसे ज्यादा पैसे लेने लगे, तो फॉरेन वालों से लेना है 2 और 3, 5, 2 और 5, जो आपने लेना है डोमेस्टिक से 7% और 12%। सिंपल सी बात, 7% और 12%। याद रखने का तरीका क्या होगा? याद रखने का तरीका क्या होगा? एग्जाम्शन वाला पेपर को छोड़ के, इलेक्टिव वाले पेपर को छोड़ के कितने पेपर हमारे बचते हैं? 7 हमारे पेपर बचते हैं। कितने बचते हैं? 7। और सबसे मुश्किल पेपर क्या होता है हमारा? सबसे मुश्किल पेपर होता है कॉस्टिंग का, जो हमें लगता है एससीएमपी। उसमें 5 ऐड कर दो, पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 5 ऐड कर दो तो बन जाता है 12। तो सिंपल सी बात है, 7% और 12% आ जाएगा। फॉरेन की केस में अगर बात करें, तो 2% और 5% का क्या है? सरचार्ज है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो हमें पता है, उसके ऊपर 4% हमें लगाना ही लगाना है। इतना आपको लर्न हुआ है तो मुझे बताएंगे। लेट्स रिवाइज क्विकली। पहले इतना मुझे पहले बताएंगे, अगर एक डोमेस्टिक कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी की टर्नओवर है 30 करोड़, उसके ऊपर कितना सरचार्ज लगेगा? बिना देखे, डोमेस्टिक कंपनी की टर्नओवर है 30 करोड़, उसके ऊपर कितना सरचार्ज लगेगा? डोमेस्टिक कंपनी की टर्नओवर है 30 करोड़, उसके ऊपर कितना सरचार्ज लगने वाला है? गलत बता रहे हो। डोमेस्टिक कंपनी की अगर टर्नओवर है 30 करोड़, तो सरचार्ज लगेगा 12%।
12% लगेगा, 12% लगेगा। उसके बाद बात करेंगे, एक बात मुझे बताओगे, डोमेस्टिक कंपनी की, डोमेस्टिक फॉरेन कंपनी की टर्नओवर है 50 लाख, फॉरेन कंपनी की टर्नओवर है 50 लाख, तो कितना सरचार्ज लगेगा? टर्नओवर है 50 लाख, तो कितना सरचार्ज लगेगा? फटाफट से मुझे बताएंगे कितना सरचार्ज लगेगा। अगर टर्नओवर है 50 लाख रुपीज तो कितना सरचार्ज लगेगा? थोड़ा माइंड पे जोर डालो। 0%, राइट। अब मुझे बताएंगे टर्नओवर, टर्नओवर कौन से ईयर में देखनी है और कितनी देखनी है डोमेस्टिक कंपनी के लिए, ताकि रेट 30 से घटकर 25% आ जाए, ताकि रेट 30 से घटकर कितना आ जाए? 25% आ जाए। कितनी टर्नओवर देखनी है ये आप मुझे एक बार बता देंगे फटाफट से। ठीक है, अब चलते हैं दो इंपॉर्टेंट सेक्शंस की तरफ, जिन दोनों में से एक आपको क्वेश्चन नंबर 1 में जनरली देखने को मिलता है पीजीबीपी में, तो ये हमें सिक्योर करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमने सिक्योर कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर टीडीएस टीसीएस का, सॉरी चैरिटेबल ट्रस्ट का हो जाएगा, टीडीएस टीसीएस का हो जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स आपके यहाँ कवर हो जाएंगे, एमसीक्यूज तो एनी विच वेज आपके 25 27 से अबव ही आने चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 115 बी डबल ए किस बारे में बात कर रहा है? बी डबल ए लगता है, जिस वर्ड पे मैं जोर दे रही हूं ध्यान देना, बी डबल ए लगता है डोमेस्टिक कंपनी पे। किस पे लगता है? डोमेस्टिक कंपनी। अब अपने माइंड को एक्सेप्ट कराओ, डोमेस्टिक मतलब डोमेस्टिक, आगे कोई भी कंडीशन नहीं है, वो ट्रेडिंग में है, रिटेल में है, बिजनेस में है, सर्विसेज में है, नथिंग, नो कंडीशन। सिर्फ क्या कंडीशन है? डोमेस्टिक कंपनी होनी चाहिए। क्या बोला है? डोमेस्टिक कंपनी होनी चाहिए। कंपनी अगर डोमेस्टिक है तो उसके पास एक ऑप्शन है, कंपनी अगर डोमेस्टिक है तो उसके पास एक ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? नॉर्मल वाले तो हम देख चुके हैं क्या रेट रहते हैं, बट उसके पास एक ऑप्शन है कि आप अपना टैक्स पे कर सकते हो 22%। अगर हम देखें 400 करोड़ की टर्नओवर पे आ जाता है वो, तो भी 25% बनता है। 3% और कम का ऑप्शन है, 22% को आपको क्या देना है? टैक्स देना है। इट इज एन ऑप्शन, ध्यान रखना, मैंने नहीं बताया कि क्या हो रहा है। आप एक डोमेस्टिक कंपनी हो, आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है, यू कैन चूज और यू कैन नॉट चूज, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। क्या बोला मैंने? डोमेस्टिक कंपनी। सबसे पहले बात में ध्यान रखना, क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा आपको बार बार, 115 डबल ए, वो मैन्युफैक्चरिंग में है, वो रिटेल में है, वट एवर द केस में बी, डोमेस्टिक कंपनी होना जरूरी है। कंपनी अगर डोमेस्टिक है तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप 22% का रेट टैक्स का ले सकते हो। लेकिन 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 बेनिफिट्स कम विद सम कंपनसेशन ऑल्सो। अगर कुछ बेनिफिट आया है तो कुछ साथ में सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ेंगे। बिना पढ़ाई के, बिना रातें जागे, बिना अपना फ्रेंड सर्कल कॉम्प्रोमाइज करे आप सीए पास नहीं कर पाते हो, बिल्कुल, बिकॉज यू हैव टू बी डेडिकेटेड। आपको प्रॉपरली केयर करनी पड़ती है कि आप क्या स्टडी कर रहे हो। ठीक है, तो सेम एज अगर आपको कोई बेनिफिट आया है तो उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स कंपनसेशन आया जो आपको पे करना पड़ेगा। अगर ये आता है, इन केस आप ऑप्शन को चूज करते हो, इन केस आप ऑप्शन को चूज करते हो तो आपको 10% का सरचार्ज ऑलवेज देना है। 10% का सरचार्ज ऑलवेज देना है, चाहे वट एवर द टर्नओवर इज, वट एवर दो लिमिट्स वी हैव स्टडीड अर्लियर, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी हमने देखा वो नॉर्मल केस में था, बट इन केस यू आर कमिंग अंडर 115 बी डबल ए तो आपको 10% का सरचार्ज हमेशा ही डालना है। 4% तो मैनी विच वेज लगाते ही लगाते हैं। लेट्स सी इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स कितना बना, 22 प्लस 10% प्लस 4%, 25.16 रेट इसका बना है। इफेक्टिव क्या है? इफेक्टिव रेट बना है। इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती? इतनी बात समझ में आती है? अभी मैंने सिर्फ कुछ नहीं बताया, अगर आप 115 बी डबल ऑप्ट करते हो तो 22% का आपको क्या टैक्स का ऑप्शन है, मैं आपको बता रही हूँ ऑप्शन है। इट इज इन योर हैंड वेदर यू वांट टू अवेल इट और नॉट, ऑप्शन है ये 22%। लेकिन ऑप्शंस कम विद सम नुकसान also, option come with some sacrifices also. If you have option to clear the CA तो क्या एक बात बताओ, आप बिना सोए सारा दिन सोते रहोगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो हो जाएगा क्लियर? नहीं होगा, सेक्रीफाइसेस आपको करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला, 10% का फिक्स सरचार्ज है जो आपको हमेशा लगेगा।
4% का सेस है जो आपको वो हमेशा लगेगा। इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती? और ध्यान रखना, इतनी बात आपको समझ में आती है तो मैं आगे बढ़ूं? फटाफट से मुझे यस और नो में आंसर करेंगे। क्या मैं आगे बढ़ूं? अब एक बात आती है, ये जो हमने रेट पढ़ा, हम तो बिजनेस की बात कर रहे हैं ना। क्या एक कंपनी सिर्फ उसके पास ओनली बिजनेस इनकम होगी? इज दैट इज इट कैन बी पॉसिबल, बट इट माइट ऑल्सो बी पॉसिबल कि उसके पास अदर इनकम भी हो। अदर इनकम हो, अदर इनकम में क्या हो सकता है उसके पास क्या हो? उसके पास क्या हो? अदर सोर्सेज की इनकम हो और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो। अदर इनकम वट एवर द केस में बी, एक्सेप्ट द स्पेशल रेट वाली इनकम, एक्सेप्ट द स्पेशल रेट वाली इनकम, अदर इनकम जो भी होगी उस पे कितना टैक्स लगेगा? उस पे भी 22% लगेगा, 10% लगेगा, 4% लगेगा। समझ में आती है? लेकिन हमें पता है जो स्पेशल रेट वाली इनकम होती हैं उन पे टैक्स हमेशा स्पेशल रेट से लगता है। तो स्पेशल रेट प्लस 10% प्लस 4% तो करेंगे ही करेंगे। सभी के केस में 115BAA के केस में हमेशा 22% प्लस 10 प्लस 4 लगेगा, एक्सेप्ट द स्पेशल रेट वाली इनकम। स्पेशल रेट मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो 15% है, या वो सब की बात हम कर रहे हैं, ठीक है? तो वो सब की हम बात करें जो स्पेशल रेट हम कैपिटल गेन में पढ़ते हैं या अदर जगह। स्पेशल रेट्स के केस में क्या हो रहा है? स्पेशल रेट प्लस 10% प्लस 4% तो लगेगा ही। इतनी बात समझ में आती है या नहीं आती है? हमने क्या पढ़ा? हमने सिंपल सी बात पढ़ी, सिंपल सी बात पढ़ी। एक डोमेस्टिक कंपनी के पास, एक डोमेस्टिक कंपनी के पास ऑप्शन है 115BAA ऑप्ट करने का, 115BAA ऑप्ट करने का, कि आप 22% पे ऑप्ट कर सकते हो, बट 10% का सरचार्ज हमेशा लगेगा, 4% का सेस हमेशा लगने ही वाला है। इतनी बात समझ में आती है या नहीं आती? फटाफट से मुझे बताएंगे। एफडी का इंटरेस्ट तो अदर सोर्सेज में कवर हो जाता है ना, तो अदर सोर्सेज की बात कर रहे हैं हम। पहले देखो वो किस हेड में कवर हो रहा है। हम अदर सोर्सेज की बात करें, अदर सोर्सेज हाउस प्रॉपर्टी 22% में ही कवर हो जाएंगे। स्पेशल रेट हम अलग वाले रेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? इतना समझ में आता है? इतना समझ में आता है? आप कहोगे इसमें कौन से सेक्रीफाइसेस हैं, सिर्फ 10% और देना है, इफेक्टिव रेट तो फिर भी कम बन रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड हैं जो इसमें हमें ध्यान रखने होंगे। अगर हमने वो ध्यान रखे तभी हम 115BAA के अंदर रह पाएंगे। सबसे पहली बात आती है, जो मैट वाला सेक्शन है, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स आपको एप्लीकेबल नहीं है। मैट आपको एप्लीकेबल नहीं रहने वाला है, कुछ भी एप्लीकेबल नहीं रहने वाला है। अब बात आती है, आपने एक साल में ऑप्ट करा, आपने किसी साल में ही ऑप्ट करा, बट आपके पास मैट का क्रेडिट था, आपने ऑप्ट करा बट आपके पास मैट का क्रेडिट था ऑलरेडी, तो क्या वो क्रेडिट का आपको सेट ऑफ मिल जाएगा? नहीं मिल जाएगा। आपको आपको ज्यादा ही क्रेडिट लेने की जल्दी है तो पहले क्रेडिट अपना खत्म कर लो फिर आ जाना इस सेक्शन में। बट अगर एक बार आप इस सेक्शन में आ गए तो मैथ से रिलेटेड कुछ भी आपको नहीं लेना है। इस सेक्शन में आप आ जाते हो तो मैथ से रिलेटेड आपको कुछ भी लेना नहीं है। उसके बाद अगर आपके पास ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं, अगर आपके पास ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं तो क्या वो हम सेट ऑफ कर लें? वो तो कर देना चाहिए नहीं, वो लॉसेस भी आपके क्या हो जाएंगे? लैप्स हो जाएंगे। वो लॉसेस भी आपके क्या हो जाएंगे? लैप्स हो जाएंगे। अब बात आती है ये हम कैसे ले सकते हैं? ये हम कैसे ले सकते हैं? आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? बिफोर द ड्यू डेट ऑफ आरओआई, रिटर्न ऑफ इनकम की ड्यू डेट से पहले आपको फॉर्म 10IC भरना पड़ेगा। 10IC भरना पड़ेगा। 115BAA को ऑप्ट करने के लिए 10IC ऑप्ट करना पड़ेगा, 10IC फाइल करना पड़ेगा, असेसिंग ऑफिसर आपको परमिशन देगा। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो पीजीबीपी से रिलेटेड हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट है जो पीजीबीपी से रिलेटेड है, जिसका आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। देखो मैट का कुछ नहीं मिलेगा, लॉसेस का कुछ नहीं मिलेगा। साथ साथ हम बात कर लेते हैं पहले डिडक्शंस की भी, हम पहले डिडक्शंस की भी बात कर लेते हैं। कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी एक्सेप्ट 3, कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी एक्सेप्ट 3। एक आता है 80JJAA, 80JJAA, 80LA एंड 80M, 80LAM 80M,
ATM जो बात करता है वो इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड की बात करता है, जो भी हम पढ़ेंगे। ATLA क्या होता है, IFA से रिलेटेड होता है, सिंपल याद रखो, ATLA का नहीं मिलेगा। ATJJAA वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन। ATM भी मैं बात करूंगी, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ये दोनों आपको मिल ही जाते हैं एग्जाम में। तो इतनी बात हमने जो रिवाइज करी, पहले उसको रिवाइज करते हैं। हमने क्या पढ़ा, नॉर्मली जो डोमेस्टिक कंपनी का रेट है वो है 30%। नॉर्मली रेट क्या है, 30%। अगर आपका टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 2021 में अप टू 400 करोड़ है, अप टू 400 करोड़ है, तो आपका रेट हो जाएगा कितना, 30 से घटकर 25% हो जाएगा। सरचार्ज डिपेंड करता है टर्नओवर पे नॉर्मल केसेस में, सरचार्ज डिपेंड करता है टर्नओवर पे नॉर्मल केसेस में। अगर आपका टर्नओवर ग्रेटर देन 1 करोड़ अप टू 10 है, तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में क्या हो जाएगा, 7% 12%, और फॉरेन के केस में 2% 5% हो जाएगा, जबकि फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट रहता है 40%। उसके बाद हमने एक नाम सुना 115BAA। 115BAA किस बारे में बात करता है, 115BAA बात करता है, डोमेस्टिक कंपनी के पास एक ऑप्शन है, डोमेस्टिक कंपनी कैन बी डू एनीथिंग, मैन्युफैक्चर है, रिटेल है, कुछ भी है। मैं बार बार बोल रही हूँ बिकॉज ये आपको कंफ्यूज करेगा। रीजन इज एक एक पॉइंट हम आगे पढ़ने वाले हैं जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होगी, तो माइंड में ध्यान रखना। BAA को हम लेकर, BAA को लेकर हम सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी चेक करते हैं। ऑप्शन है कि आप 22% पे करो, लेकिन 10% 4% हमेशा पे करना है। मैट नहीं लगेगा, डिडक्शन नहीं लगेगा, मैट नहीं लगेगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा, ना मैट लगेगा ना डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। उसके बाद डिडक्शन सिर्फ 3 मिलेंगी, 3 डिडक्शन मिलेंगी, 80JJAA, 80LA, 80M, 80JJAA, 80LA, 80M। एक चीज हमने पॉइंट पढ़ा कि मैट का भी नहीं मिलेगा, ना क्रेडिट मिलेगा, ना आप मैट अवेल कर पाओगे, ना आप उसको अप्लाई कर पाओगे। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज हैं वो भी आपके लैप्स हो जाएंगे, उसको भी कैरी फॉरवर्ड करके यहाँ पे सेट ऑफ नहीं कर पाओगे, वो भी लैप्स हो जाएंगे। अब मेन आता है, मेन जो ये सेक्शन हमने देखा वो बिजनेस इनकम के लिए लाया गया, मेन बिजनेस के लिए लाया गया, फिर हमने अदर अदर हेड्स का देखा। अब बात आती है, बिजनेस में ही आपको कम परसेंटेज देने को मिल रहा है, तो बिजनेस पीजीबीपी के हेड में कौन कौन से सेक्रीफाइस आपको करने पड़ेंगे, पीजीबीपी के हेड में कौन कौन से सेक्रीफाइस आपको करने पड़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, डेप्रिसिएशन से चालू हो जाओ, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। बात करेंगे हम एडिशनल डेप्रिसिएशन की डिटेल में, बट अभी ध्यान रखो एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा। देखो क्या है, मेन बेनिफिट सब उड़ा दिए, एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा। इन्वेस्टमेंट अलाउंस होता है 32AD का, वो भी नहीं मिलेगा, इन्वेस्टमेंट अलाउंस होता है 32AD का, वो भी नहीं मिलेगा। उसके बाद SCZ वाला जो सेक्शन है, 10AA SCZ एक्सपोर्ट टर्नओवर वाला जो पॉइंट है, वो भी कवर नहीं होगा, वो भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। टी कॉफी रबर 33AB और ABA वो भी नहीं मिलेगा, टी कॉफी रबर साइट रेस्टोरेशन वो भी नहीं मिलेगा। उसके बाद सेक्शन 35 में हमने कुछ डोनेशन वाले पॉइंट देखे थे, डोनेशन वाले पॉइंट देखे थे, वो भी नहीं मिलेंगे। 35 1 2 2A इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, 35 का डोनेशन वाले पॉइंट भी नहीं मिलेंगे। उसके बाद 35AD कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो हमने बिजनेस देखे थे, मेन बिजनेस शुगर वाला, वो सब जो बिजनेस देखे थे, स्लरी पाइपलाइन, वो सब बिजनेस 35AD कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाला था, वो भी नहीं मिलेगा। उसके बाद 35CCC और CCD का भी नहीं मिलेगा। ये पॉइंट्स आपको याद कैसे होंगे, ये पॉइंट आपको याद कैसे होंगे, इस पॉइंट के लिए आपको बार बार रिपीट करने को मिलेगा, इस पॉइंट को आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। वाओ नाइस, जालम राइट, जालिम तो बाकी सेक्शन हुए जो मिल नहीं रहे हैं, ये तो बेचारे प्यारे हो गए ताकि ये मिल रहे हैं। नाइस, इतना आपको लर्न हुआ मेरे साथ। इधर देखो, बिल्कुल इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, जस्ट कीप डाउन एवरीथिंग वी आर रिकॉलिंग। इधर देखो क्या पढ़ा हमने, 115BAA में आपको ऑप्शन मिल रहा है 22%, 10%, 4%। मतलब जैसे ही आप 22% ऑप्ट करते हो, 10% 4% तो आपको लगाना पड़ेगा। डोंट डू इट बोरिंग, बिकॉज ये जरूरी है।
क्या करना पड़ेगा आपको, याद रखना जरूरी है। मैट नहीं मिलेगा, मोटा मोटा पॉइंट माइंड में रह रहे, मैट नहीं मिलेगा, इतनी बात याद होगी, मैट नहीं मिलेगा। कोई आपसे पूछेगा मैट दिया हुआ है 115 बी ए ऑप्ट किया है, बी डबल ए ऑप्ट किया है, तो आपको याद आ जाएगा कि मैट का डिडक्शन तो नहीं मिलेगा, फिर ना ही लॉसेस का मिलेगा, फिर जो बिजनेस में था एडिशनल डेप्रिसिएशन हटा दिया, इन्वेस्टमेंट अलाउंस हटा दिया, एसईजेड हटा दिया, एसईजेड हटा दिया, एडी हटा दिया, कैपिटल मेन सेक्शन सारे उड़ा दिए, मेन सेक्शन सारे उड़ा दिए गए, तो इन सेक्शंस का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। 3-4 बार आपको देखो, इसको रट्टा लगाने से बेटर पता है क्या है, उसको माइंड में ऐसे बिठाओ कि आपके जब सामने आएगा तो आपको क्लिक होना चाहिए, इसका नहीं मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा फालतू के जो बेनिफिट्स है वो इन्होंने काट लिए गए हैं पीजीबीपी से। उसके बाद हम बात करते हैं, अब आप कहते हो एक बात, अगर आपने क्या करा, आपने कोई कंडीशन वॉयलेट कर दी, आपने क्या करा, आपने एससीजेड वाले टर्नओवर का बेनिफिट ले लिया, कंडीशन आपने वॉयलेट कर दी। अगर आपने कंडीशन वॉयलेट कर दी तो आप इस सेक्शन से आउट हो जाओगे, एक बार आप आउट हो गए तो कभी भी इसमें नहीं आ पाओगे, एक बार आप आउट हो गए तो कभी भी इसमें नहीं आ पाओगे। मुझे बताएंगे 115 बी डबल ए आपको लर्न हुआ या नहीं हुआ, 115 बी डबल ए लर्न हुआ या नहीं हुआ, मुझे इतनी बात फटाफट से बताएंगे यस और नो में, सो दैट वी कैन डू द टेस्टिंग ऑफ इट। रिवाइज करते हैं हम इसको अगेन, मुझे बताएंगे माइंड में बैठा या नहीं बैठा, फटाफट से बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है 115 BAB। अब जब 115 BAB आएगा तो हम कंपैरिजन करके पढ़ेंगे नॉर्मल के साथ भी, बी डबल ए के साथ भी, BAB के साथ भी, ताकि आपको याद रहे। देखो पढ़ते तो हम सब हैं बट तरीका नहीं आता है हमें। तो 115 BAB किस बारे में बात करता है, 115 बात करता है, लिखो इसको, न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, डोमेस्टिक के आगे पीछे दो शब्द जोड़ दिए गए, न्यू प्लस मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग तो हमें पता है, अब कोई भी बात नहीं होगी, 115 बी डबल ए कोई भी ऑप्ट कर सकता था, बट 115 बी ए बी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाले ऑप्ट कर पाएंगे। क्या सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाले ऑप्ट कर पाएंगे, जिन्होंने सदियों पुराने टाइम पे कंपनी खोली थी वो भी ऑप्ट कर पाएंगे 115 BAB? नहीं, न्यू डोमेस्टिक कंपनी के लिए है। ये किसके लिए है, न्यू डोमेस्टिक कंपनी के लिए है। एक बात मुझे बताओ, इसके आगे आपको पीछे लग रहा है कुछ ज्यादा ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, जितना ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस उतना कम रेट, याद रखने का तरीका, जितना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन उतना कम रेट, जितनी ज्यादा बेनिफिट उतने ज्यादा सेक्रीफाइसेस, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट। तो सेम केस यहां पर भी अप्लाई होता है। 115 BAB, 115 जो BAB बात कर रहा है वो बात कर रहा है न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की। तो न्यू डोमेस्टिक कंपनी के लिए क्या बोला, 15% का रेट है, 15% का रेट है, 10% और 4% ऑलवेज कम्स अप विद देन बोनस, विद द बोनस वो आ जाता है, बट यहाँ पर रेट क्या दिया गया, 15% का रेट दिया गया। मुझे अब शांत होके बताएंगे, नॉर्मल कंपनी, एक नॉर्मल कंपनी है, वो डोमेस्टिक कंपनी है, कौन सी कंपनी है, नॉर्मल कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी है, उसने कुछ ऑप्ट नहीं किया है, उसका प्रीवियस ईयर 2021 में टर्नओवर था 500 करोड़, प्रीवियस ईयर 2021 में टर्नओवर था 500 करोड़, कितने परसेंट वो टैक्स देगा, कितने परसेंट टैक्स देगा, सरचार्ज देगा, मुझे सब बताएंगे फटाफट से। 2021 में उसका टर्नओवर था 500 करोड़, कितने परसेंट वो टैक्स देने वाला है इस केस में, 30% टैक्स जाएगा, लेकिन सरचार्ज कितना लगेगा, विकी ध्यान दो, क्या बोला मैंने, 2021 में टर्नओवर था 500 करोड़, टर्नओवर था 500 करोड़, लिमिट कितनी है 400 करोड़ की, तब वो 25 पे आएगा। सर चार्ज मुझे बताएंगे कितना रहेगा, सर चार्ज कितना लगेगा, 12%, और 4% तो हमेशा लगेगा ही लगेगा। अगर वही कंपनी
वही कंपनी क्या करती है, वही कंपनी, ये कंपनी क्या है, ये कंपनी है डोमेस्टिक कंपनी, बट ये कंपनी क्या करती है, इसका रिटेल ट्रेड का काम है, इस कंपनी का रिटेल ट्रेड का काम है, इसने 115BW ऑप्ट किया, 115BW ऑप्ट किया, तो ये बिजनेस पे कितना टैक्स देगी पहले तो मुझे बताओ, बिजनेस पे कितना टैक्स देगी पहले तो मुझे ये बताओ, उसकी टर्नओवर कुछ भी हो मुझे प्रॉपर बताओ सर चार्ट समेत, वो कितना टैक्स देगी 115BAA में, कंपनी रिटेल कंपनी है, मुझे बताओ कितना टैक्स देगी, 22% प्लस, जहां जहां BAA आता है वहां पे एक्स्ट्रा एड ऑन अपने आप ही सरचार्जेस हेल्थ एजुकेशन का हो जाना चाहिए। अब वही कंपनी अगर BAB ऑप्ट करती है, वही कंपनी अगर BAB ऑप्ट करती है तो कितना टैक्स देगी, वही कंपनी अगर BAB ऑप्ट कर रही है तो कितना टैक्स देगी, जो जो 15% लिख रहा है अपने फेस पे एक चाटा लगाओ फटाफट से, जिसने 15% लिखा है अपने फेस पे एक चाटा लगाएंगे। राइट चिराग, वेरी गुड। जिसने 15% लिखा है अपने फेस पे चाटा लगाएंगे। ऐसे ही कंफ्यूज मैं टेस्ट में भी करूंगी आपको, और ऐसा ही कंफ्यूज टेस्ट में चैरिटेबल ट्रस्ट में भी किया था। चाटा लगाया अपने फेस पे एक, नाइस। तो 115BAB क्या बात करता है, न्यू डोमेस्टिक कंपनी की बात करता है, न्यू डोमेस्टिक तो है बट वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होना चाहिए। लेट्स मूव टू द आगे, न्यू डोमेस्टिक कंपनी तो है बट वो क्या होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद क्या बात करते हैं, बिजनेस पे तो ये कितना टैक्स देगा, 15%, 10%, 4%। बिजनेस पे तो देगा 15%, 10%, 4%, लेकिन लेकिन न्यू डोमेस्टिक और मैन्युफैक्चरिंग तो हमें समझ आ गया, बट न्यू कंपनी का मतलब क्या था, न्यू कंपनी का मतलब है कंपनी जो सेटअप हुई है, कंपनी जो सेटअप हुई है ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2019 सेटअप हुई है, ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2019 सेटअप हुई है, एंड इसने जो अपना मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है वो 31 मार्च 24 से पहले कमेंस कर लिया है, 31 मार्च 24 से पहले कमेंस कर लिया है। कंपनी सेटअप हुई है 1 अक्टूबर 19 से, 1 अक्टूबर 19 ऑन और आफ्टर सेटअप हुई है, सेटअप कंपनी होगी तो हमें कैसे प्रूफ ला, हमें हमारे पास क्या प्रूफ है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसका मतलब कि इनको अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना पड़ेगा। बिजनेस इनको मैन्युफैक्चरिंग का कब से स्टार्ट करना है, 31 मार्च 24 से पहले पहले इनको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। इतना पॉइंट समझ में आता है तो मुझे बताएंगे, इतना पॉइंट समझ में आता है तो मुझे बताएंगे, समझ में आया इतना पॉइंट, ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आया। आपको क्या याद रखना है, 15%, 10% और 4%, और न्यू डोमेस्टिक कंपनी होना चाहिए। उसके बाद अगर इसी कंपनी की क्या है, बाकी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, अदर सोर्सेज की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, अदर सोर्सेज की इनकम है। पीछे हमने क्या देखा था, 115BAA में क्या देखा था, दोनों का सेम रेट था, 22 था, सिर्फ स्पेशल रेट वालों का स्पेशल रेट से चार्ज हो रहा था, लेकिन 115BAB में ये जो 15% का बेनिफिट दिया गया है वो सिर्फ बिजनेस के केस में दिया गया है। हाउस प्रॉपर्टी अदर स्टोर विल स्टिल बी deduct taking that giving the tax at 22%, 10%, 4%, मतलब अदर सोर्सेज हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन वट एवर द स्पेशल काइंड ऑफ इनकम, उनके लिए कुछ भी चेंज नहीं है, उनके लिए BAA इज द सेम, स्पेशल रेट प्लस 10% प्लस 4%, पीछे भी यही था, हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्सेज के लिए सेम चीज थी। चेंज हुआ तो कहां हुआ, सिर्फ बिजनेस के केस में चेंज हुआ है, चेंज हुआ तो कहां हुआ, सिर्फ बिजनेस के केस में चेंज हुआ है। अब बात आती है एक, मुझे और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है, अगर एक बात मुझे बताएंगे, अगर क्या है,
अगर डेप्रिशिएबल एसेट है, डेप्रिशिएबल एसेट है, उस पे क्या हुआ, डेप्रिशिएबल एसेट थी आपकी, एक तो थी डेप्रिशिएबल एसेट पे आपको क्या हुआ, एक तो क्या, सॉरी ऐसे लगाओ, आपको जो कैपिटल गेन हो रहा है, मान लो आपको क्या हो रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, वो हो रहा है एक तो डेप्रिशिएबल एसेट पे, एक हो रहा है नॉन डेप्रिशिएबल एसेट पे। मुझे बताओ रेट क्या लगेगा, मुझे बताएंगे रेट क्या लगेगा, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट पे रेट क्या लगेगा और डेप्रिशिएबल एसेट पे रेट क्या लगेगा। अब ध्यान से तरीका समझो, डेप्रिशिएबल एसेट का मतलब क्या, वो अमाउंट जिसका आप पीजीबीपी में डेबिट में दिखाते हो प्रॉफिट एंड लॉस में। डेप्रिशिएबल एसेट का मतलब क्या, जो डेप्रिशिएबल एसेट है मतलब जिसका आप डेप्रिसिएशन का पीजीबीपी में डिडक्शन लेते हो, ऐसा अगर केस है तो अल्टीमेटली ये बिजनेस से रिलेट कर रहा है, ये बिजनेस से रिलेट कर रहा है तो इसका रेट हो जाएगा 15% प्लस 10% प्लस 4%। वही अगर क्या है, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट कवर यहां पर नहीं हो रही है, क्योंकि नॉन डेप्रिशिएबल एसेट चाहे वो बिजनेस का पार्ट हो बट स्टिल उसका पीजीबीपी में डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, तो इसलिए उसको क्या करेंगे, नॉर्मल 22% प्लस 10% प्लस 4% लेंगे। इतनी बात समझ में आया, कैपिटल एसेट की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल एसेट की बात कर रही हूँ, तो 22% पे आ जाएगा। कैपिटल एसेट तो स्पेशल रेट प्लस 10% प्लस 4% आएगा। इतनी बात समझ में आती है तो मुझे बताएंगे, इतनी बात क्लियर हुई तो मुझे बताएंगे, हम रिवाइज करेंगे अभी। अब एक बात और बताओ, एक केस आता है, आपने ये सब तो ऑप्ट कर लिया, बट एओ को क्या लगा, एओ को लगा आपने गलत प्रॉफिट ऑप्ट किया, उसने स्क्रूटनी वगैरह चलाई, तो आपका वो क्या करना चाह रहा है, उसने आपका एक्स्ट्रा टैक्स निकाला, आपने एक्स्ट्रा इनकम निकाली, एक्स्ट्रा इनकम पे टैक्स कितना लगेगा, 30%, 10% प्लस 4%, ये ध्यान रखना। अगर अगर एओ ने एक्सेस प्रॉफिट आपका कंप्यूट किया है, एओ ने एक्सेस प्रॉफिट कंप्यूट किया है, तो 30 प्लस 10 प्लस 4, टैक्स रेट भी ज्यादा दो और सरचार्ज भी दो और सेस भी दो, टैक्स रेट भी ज्यादा दो, सरचार्ज भी दो, सेस भी दो। चलिए अभी जहां यहां तक जो हुआ उसको सम अप करते हैं, उसको रिवाइज करते हैं। लेट्स सम अप जो भी अभी तक हुआ, क्या पढ़ा हमने फटाफट से मुझे बताएंगे। एक कंपनी है, एक कंपनी है, वो क्या करती है, वो मैन्युफैक्चरिंग में है, एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है, वो सेटअप हुई है 1 अक्टूबर 2016 को, 1 अक्टूबर 2016 को वो सेटअप हुई है। मुझे एक बार बताएंगे, वो नॉर्मली अगर वो 115 बी ऑप्ट करती है, अगर वो 115 बी ऑप्ट करती है, पहली एक बात बताओ, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, क्या वो 115 बी ऑप्ट कर सकती है, नहीं कर सकती, फटाफट से बताएंगे। 115 बी की बात करूं, क्या वो 115 बी ऑप्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती, कंपनी डोमेस्टिक है, क्या वो 115 बी ऑप्ट कर सकती है, अगर वो 115 बी ऑप्ट करती है तो उसका टैक्स रेट कितना रहने वाला है, बिजनेस वाले पे टैक्स रेट कितना रहने वाला है उसका, अगर वही कंपनी नॉर्मल टैक्स देना चाहती है, वही कंपनी नॉर्मल टैक्स देना चाहती है, उसका टर्नओवर है 200 करोड़, नॉर्मल टैक्स देना चाहती है, उसका टर्नओवर है 200 करोड़, तो नॉर्मल नॉर्मल स्कीम में नॉर्मली कोई स्पेशल सेक्शन नहीं है, नॉर्मली वो कितना टैक्स देगी, नॉर्मली वो कितना टैक्स देगी, उसका टर्नओवर 2021 में है 200 करोड़, कितना टैक्स देगी वो, विकास चेक करो फिर से कितना टैक्स आएगा, 200 करोड़, 200 करोड़ है और लिमिट कितनी है चेक करने की, अप टू, राइट, 25 प्लस 12 प्लस 4, एग्जैक्टली राइट। उसके बाद मुझे बताएंगे, उसके बाद मुझे बताएंगे, यही कंपनी बीए भी ऑप्ट करना चाहती है तो उसका रेट क्या हो जाएगा, यही कंपनी बीए भी ऑप्ट करना चाहती है तो इसका रेट क्या हो जाएगा,
बीएबी में कितने % टैक्स लगेगा? याद आ गया अंकुर? चलो अब जिसने अपना डिसीजन फाइनल रखना है वो चाटा लगाओ, जिसने 15% बोला वो चाटा लगाओ अपने फेस पे। समझ रहे हो कि कहाँ कहाँ आईसीआई फंसाता है आपको, किस किस पॉइंट पे फंसाता है आईसीआई, कहाँ कहाँ वो आपको फंसाएगा, समझ में आ रहा है? ये ऐसा पॉइंट है, ये ऐसा सेक्शन है, दोनों आपको एग्जाम में मिलने ही वाले 110%, आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको चाहे एमसीक्यूज में मिल जाए, चाहे मेन क्वेश्चन में मिल जाए, मिलेंगे ही मिलेंगे। समझ के कहाँ मिस्टेक हो रही है? चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। हमने क्या पढ़ा था? 115 BAA में मैट का नहीं मिलेगा, यहां भी मैट का नहीं मिलेगा। दूसरी बात, कंडीशन, दूसरी बात क्या है? हमने क्या बोला? कंपनी क्या है? कंपनी है न्यू डोमेस्टिक कंपनी। कंपनी क्या है? न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। आपको क्या लगा मेरी कंपनी ऑलरेडी चल रही है तो मैं अपनी कंपनी ऐसे तो 115 BAB ऑफ नहीं कर पाऊंगा, तो अपनी कंपनी को स्प्लिट करता हूं, आधा बिजनेस उधर ले जाता हूं, न्यू डोमेस्टिक कंपनी बन गई नए नाम से। नहीं, जो न्यू डोमेस्टिक कंपनी है वो स्प्लिट से नहीं होनी चाहिए, वो स्प्लिट से अमलगमेशन ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, मतलब प्योरली न्यू कंपनी होनी चाहिए। प्योरली न्यू कंपनी होनी चाहिए, कह सकते हैं हम रिकंस्ट्रक्टेड कंपनी नहीं होनी चाहिए, पुराने से कुछ नया नहीं बनना चाहिए, प्योरली न्यू कंपनी होनी चाहिए। बिकॉज सेक्शन इज टॉकिंग अबाउट न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो अल्टीमेटली रिकंस्ट्रक्टेड वाली कंपनी ये नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो प्लांट एंड मशीनरी आप लगाओगे, जब आपकी कंपनी न्यू है, जब आपकी कंपनी न्यू है तो आपकी एसेट भी क्या होनी चाहिए? न्यू होनी चाहिए। वेरी सिंपल पॉइंट, आपकी कंपनी न्यू है तो आपकी एसेट भी क्या होनी चाहिए? वेरी मच न्यू होनी चाहिए। बिल्कुल सही। अगर आपकी एसेट क्या है? न्यू होनी चाहिए, तभी आपको मिलेगा। प्लांट एंड मशीनरी क्या होनी चाहिए? न्यू होनी चाहिए। प्लांट एंड मशीनरी क्या होनी चाहिए? न्यू होनी चाहिए। हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, कुछ केसेस एक्सेप्शन के हैं, कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी भी आपको अलाउ हो जाएगी। कौन कौन से केसेस है जहां पर सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी अलाउ हो जाएगी? अगर आपने इंपोर्ट किया है, बाहर से लेकर आए हो, ऑब्वियस सी बात है बाहर से आया है तो सेकेंड हैंड भी आ रहा है, तो अल्टीमेटली आपके लिए तो वो फ्रेश ही है, कुछ और नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी न्यू होना चाहिए, बट जो इंपोर्ट हो रहा है दैट कैन बी द सेकेंड हैंड, दैट कैन बी द सेकेंड हैंड। बट कुछ एक्सेप्शन है, हो सकता है आप सारी एसेट न्यू ना ले सको, तो टोटल एसेट का मैक्सिमम 20% आप क्या रख सकते हो? सेकेंड हैंड रख सकते हो। टोटल एसेट का 20% आप क्या रख सकते हो? सेकेंड हैंड रख सकते हो। इधर देखो हमने क्या बोला, सेक्शन क्या बोलता है? न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, 3 वर्ड बात कर रहा है, न्यू होनी चाहिए। अगर कंपनी न्यू है तो प्लांट एंड मशीनरी भी क्या होनी चाहिए? न्यू होनी चाहिए। कंपनी न्यू है तो प्लांट एंड मशीनरी भी न्यू होनी चाहिए। 20% पुरानी होगी तो चलेगा, 20% आउट ऑफ टोटल पुरानी होगी तो चलेगा। अब न्यू डोमेस्टिक कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी है, तो अगर अगर सेकेंड हैंड आप प्लांट एंड मशीनरी बाहर से ला रहे हो तो भी चलेगा, क्योंकि डोमेस्टिकली आपको सेकेंड हैंड अरेंज नहीं करना है मोर देन 20%, तो बाहर से अगर आप ला रहे हो इंपोर्ट के केस में तो भी वो चलेगा। इतना समझ में आता है कि नहीं आता? अब क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसमें कवर नहीं होता, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसमें कवर नहीं होता, लेकिन जिस
कंपनी जिसके रिगार्डिंग आपने कंपनी खोली है, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उस मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग आप रिसर्च डेवलपमेंट कर सकते हो। जिस कंपनी की आपने मैन्युफैक्चरिंग खोली है, जिस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग आपने खोली है, उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग आप क्या कर सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हो। दूसरी बात कंपनी, कंपनी कोई भी होटल या फिर कन्वेंशन, कोई भी होटल या कन्वेंशन एज अपना बिल्डिंग यूज नहीं कर सकती। कंपनी कैन नॉट यूज एनी बिल्डिंग, कंपनी कोई भी ऐसी बिल्डिंग यूज नहीं कर सकती है जो प्रीवियसली होटल या कन्वेंशन में यूज हुई हो। इसका रीजन क्या है, जो पीछे गेम्स वगैरह हुए थे, होटल कन्वेंशन को लेके जो भी बना था उसके रिगार्डिंग डिडक्शन मिलती थी, उसके रिगार्डिंग क्या होता था, डिडक्शन मिलती थी। तो अभी इन्होंने एक्सेप्शन लगा दी, ऐसा ना वहां भी डिडक्शन ले ली, यहाँ पर उठा कर ले आए, नहीं। अगर ऐसा केस है तो कंपनी वो बिल्डिंग यूज नहीं कर सकती जो पीछे होटल या कन्वेंशन में यूज हुई हो। मेरे साथ इधर देखोगे, ऐसी कोई कंडीशन, ऐसी कंडीशन, एक बात बताओ, हमने क्या बोला 115 बीएबी क्या है, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा आपको कम रेट दे रहा है। जब कम रेट दे रहा है तो एक्स्ट्रा कंडीशंस भी लगाएगा। एक्स्ट्रा कंडीशंस में क्या आया, नाम से ही क्लियर होना चाहिए, न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी, न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। न्यू का मतलब क्या है, प्लांट एंड मशीनरी पुरानी नहीं, ठीक है, 20% तक चलेगा, और इंपोर्ट कर रहे हो सेकेंड हैंड तो भी चलेगा। दूसरा, आपके पास जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग पिछली बार होटल कन्वेंशन में पहले कहीं यूज नहीं होनी चाहिए। तीसरा, आप क्या कर सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला पॉइंट कर सकते हो अगर रिलेटेड टू दैट मैन्युफैक्चरिंग है तो। बट इन तीनों में से, 3 पॉइंट हमने पढ़े, तीनों में से आपने कोई भी वॉयलेट किया, तीनों में से आपने कोई भी वॉयलेट किया तो 1155 बीएबी के आप बाहर हो जाओगे। मैट वाला हमने पीछे भी पढ़ा था, मैट वाला यहाँ भी पढ़ा। यहाँ एक्स्ट्रा पॉइंट आए, इसके नाम से लिंक कर लो, एक्स्ट्रा कंडीशन इसके नाम से ही जुड़कर आती हैं, तभी उसको एक्स्ट्रा कंडीशन मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जा रहा है। अब मुझे बताओगे 115 बी डबल ए में, 115 बी डबल ए में कौन सा फॉर्म फाइल किया था आपने आरओआई की डेट से पहले, फॉर्म नंबर मैंने आपको क्या बताया था 115 बी डबल ए में, कौन सा फॉर्म आपने फाइल किया था 115 बी डबल ए में, टू अडॉप्ट फॉर द, टू ऑप्ट फॉर द कौन सा सेक्शन 115 बी डबल ए, कौन सा फॉर्म था, यहाँ क्या हो जाएगा, बी डबल ए के बाद बी ए भी आ गया, ऐसे ही 10 आई बी के बाद, 10 आई सी के बाद क्या आ जाएगा, NID आ जाएगा। इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है। कंपनी का नाम हमने क्या बोला, कंपनी का नाम हमने क्या बोला, न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। न्यू से रिलेटेड हमने पढ़ लिया और कुछ हमने देख लिया और कंडीशंस, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड भी कुछ कंडीशन है। अब एक बात बताओ, लोग क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब लोग कुछ भी बनाएंगे, लोग कहेंगे हमने इसमें फिट होना है, हमारे हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये, तो अल्टीमेटली हम इस सेक्शन में फिट हो गए, नहीं। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या बोला गया, स्पेसिफिकली कुछ चीजों को एक्सक्लूड किया गया। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में हम काउंट नहीं करेंगे। अगर आप वो मैन्युफैक्चरिंग में काउंट करके 115 बीएबी में आना भी चाहोगे तो भी हम उसको 115 बीएबी में नहीं काउंट करेंगे, बिकॉज कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में है ही नहीं। एक बात मुझे बताओ, समझने का तरीका बताओ, एक मार्बल था, मार्बल को आपने कट करके टाइल्स बना दिया, तो क्या ये आपने मैन्युफैक्चरिंग करी है, मार्बल्स के जस्ट आपने टुकड़े करके छोटी छोटी टाइल्स बना दी डिजाइन बना के, क्या ये मैन्युफैक्चरिंग आपको लग रही है, चाहे वो आप मशीनों से करो कटिंग, बट क्या ये आपको मैन्युफैक्चरिंग लग रही है, कोई न्यू प्रोडक्ट बनकर आ रहा है, मार्बल्स आर कटिंग इनटू द टाइल्स, तो क्या आपको लग रहा है ये सच में मैन्युफैक्चरिंग का केस है, कुछ रॉ मटेरियल डाला जा रहा है ये वो फिर एक नया प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है इसमें, नहीं लग रहा। तो मार्बल्स अगर कट किए जा रहे हैं टाइल्स में तो भी इसको मैन्युफैक्चरिंग में काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद आ जाइए, अगर आपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इफ यू हैव डेवलप्ड, तो उसको भी मैन्युफैक्चरिंग में नहीं लेंगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अगर आपने डेवलप किया तो उसको भी मैन्युफैक्चरिंग में नहीं लेंगे। अब एक बात बताओ, आपने क्या करा, जो गैस वाले सिलेंडर आते हैं,
उसमें आप गैस भर रहे हो मशीनों के थ्रू, क्या ये मैन्युफैक्चरिंग हो गई गैस की? आपने क्या करा, यू आर पुटिंग द गैसेज इनटू द सिलेंडर। गैस सिलेंडर जो होते हैं, आपने गैस डाली है जस्ट उसमें, बट आप मशीनों का यूज कर रहे हो गैस डालने के लिए, तो क्या वो मैन्युफैक्चरिंग मान लें इसको? क्या हम इसको मैन्युफैक्चरिंग मान लें? ठीक है, नहीं होगा। उसके बाद एड ऑन करो माइनिंग। माइनिंग का जो केस है वो भी मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आएगा। आप माइनिंग कर रहे हो, यू आर लुकिंग समथिंग एंड यू आर मतलब कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हो आप जमीन से, माइनिंग कर रहे हो, कुछ बना नहीं रहे हो रॉ मटेरियल डाल के। लोगों ने क्या बोला कि हम मशीनों से माइनिंग कर रहे हैं, तो माइनिंग क्या हो जाएगी हमारे लिए, मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी, बिकॉज प्लांट एंड मशीनरी यूज हो रही है हमारे लिए। तो ये नहीं कि आप कुछ भी बोलोगे, बिल्कुल जेन्युइन वाले पॉइंट्स है। इतना समझ में आता है। एक पॉइंट और रह गया, प्रिंटिंग ऑफ बुक्स और प्रोडक्शन ऑफ द सिनेमेटोग्राफी। प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, अगर आप बुक्स को प्रिंट करा रहे हो, बुक्स को आप प्रिंट करा रहे हो, चाहे मशीन यूज हो रही है उसमें, बट स्टिल वो मैन्युफैक्चरिंग में काउंट नहीं होगा। मेरे साथ इधर देख के रिपीट करो, 115 BAB। हमने कुछ कंडीशंस BAA में पढ़ी थी, वो हम रिवाइज करेंगे। बट BAB में एक्स्ट्रा कंडीशन कैसे आई? न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड कौन कौन सी आई? मैम इन सेक्शन का प्रैक्टिकल आने के ज्यादा चांसेस हैं। प्रैक्टिकल, बिल्कुल प्रैक्टिकल आएगा ये फर्स्ट क्वेश्चन में जो कंपल्सरी क्वेश्चन होता है उसमें मर्ज होके आता है। जो फर्स्ट कंपल्सरी क्वेश्चन होता है 20 वाला, उसमें ये आता है, उसमें ये आएगा। और ये डेफिनेटली आपको लर्न करना पड़ेगा। लर्न होगा तभी आप उतार, अभी हम क्वेश्चन देखेंगे कैसे करना है, आप समझोगे इसको। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, चैरिटेबल, TDS और PGBP, और जो मैं सेक्शंस करा रही हूँ, और मैट, ये चार तो आपको घोल के पीने हैं। 115 BAA बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत क्रूशियल है, इसीलिए मैं वही टॉपिक आपके लिए पहले उठा रही हूँ। देखो क्या हो सकता है, वट आई कैन डू, आई कैन स्टार्ट विद द इजी वन, देन मैं एंड पे जाके टॉपिक कराऊं। बट फायदा नहीं है ऐसा। अगर मैं स्टार्टिंग में टॉपिक करवाऊंगी तो एंड के डे तक रिवाइज होगा, तो कुछ चीजें जो आप लैक कर रहे हो वो एंड के डे तक बिल्कुल पक्की हो जाएंगी आपको। अगर मैं आज इजी चैप्टर उठाऊं, मेरे लिए इजी है कि ये वाला चैप्टर मैं लास्ट में जाके उठाऊं। मेरे लिए इजी है ये वाला MCQ का केस सिनेरियो मैं लास्ट में उठाऊं, बिकॉज मैं करवा के साइड हो जाऊंगी। नहीं, मैं हैवी वाले पहले इसलिए उठा रही हूं ताकि जो हैवी वाले हैं वो डेली रिवाइज होके एंड पे आपको प्रॉपर याद हो जाए। चलो, अब मेरे मेरे साथ ध्यान से देखो, हमने क्या पढ़ा, न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एक बात मुझे बताओ, गैस को सिलेंडर में डाला, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग है? नहीं। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना दिए, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग है? नहीं। आपने माइनिंग कर ली, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग है? नहीं। मार्बल को कट कर लिया टाइल में, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग है? नहीं। नाम से ही क्लियर है। बट एक चीज आप याद रखना, प्रिंटिंग ऑफ बुक्स और प्रोडक्शन ऑफ सिनेमेटोग्राफी, ये वाला पॉइंट बच्चे भूल जाते हैं, ये स्टार मार्क कर लो इस पे। ये सारे पॉइंट भूल जाते हैं, इस पे स्टार मार्क करो। सबसे पहली बात, कौन सा पॉइंट मैं बता रही हूँ आपको, प्रिंटिंग ऑफ बुक्स और प्रोडक्शन ऑफ सिनेमेटोग्राफी, इस पे स्टार मार्क करो, क्योंकि ये सभी भूल जाते हैं और इसको मैन्युफैक्चरिंग में काउंट करके आते हैं। और ये आप में से भी कोई गलती रिपीट करने वाला है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी, तो इस पे स्टार मार्क कर लो ध्यान से। अब एक बात बताओ, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्या ये मैन्युफैक्चरिंग में आ सकता है या नहीं आ सकता? पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्या ये मैन्युफैक्चरिंग में आएगा? आएगा। पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, इसको भी स्टार मार्क कर लो। एक बात माइंड में रखने का तरीका, पावर को जनरेट करना है, पावर बनानी है, तो उसमें कुछ कोयला वोयला कुछ तो लगेगा ना। तो जिस चीज को आप देख पा रहे हो कि इसमें इंग्रेडिएंट्स जाएंगे तो फाइनल प्रोडक्ट कुछ और आएगा, तो वो मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा, बाकी सब नहीं आएंगे। तो इसको ऐड कर लो अपने नोट्स के अंदर। उसके बाद जो PGBP वाली डिडक्शन थी वो सेम थी, हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। ऐसी कौन कौन सी डिडक्शन थी जो PGBP में मिलती हैं बट BAA में भी नहीं मिली और BAB में भी नहीं मिलेंगी? सबसे पहले हम बात करते हैं 10AA।
10AA मैंने आपको क्या बोला, SEZ वाला है वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। एडिशनल डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा, इन्वेस्टमेंट अलाउंस भी नहीं मिलेगा, एडी ये तो खत्म ही हो गया है। डोनेशन जो है चैप्टर से जो सेक्शन 35 का वो भी नहीं मिलेगा। उसके बाद हमने क्या देखा, टी कॉफी रबड़ वो भी नहीं मिलेगा। मोटे मोटे सेक्शन आपको याद रह जाएंगे, टी कॉफी रबड़ भी नहीं मिलेगा, 35 जो वो एडी है वो भी नहीं मिलेगा कैपिटल वाला। उसके बाद सीसीसी एंड जो भी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोडक्ट एंड सीसीडी इनका भी नहीं मिलेगा। क्वेश्चन आपको, अब मुझे एक बात बताओ, इतना आपको समझ में आया टॉपिक, टाइम लग गया टॉपिक पे, टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया, 1 घंटा हो गया हमें पूरा, टॉपिक समझ में आया, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? चलिए 1 मिनट का ब्रेक लेके पानी पीते हैं, फिर रिवाइज करेंगे, देन क्वेश्चन पे जंप करेंगे। क्वेश्चन पे भी अभी हम जंप नहीं कर सकते, रीजन भी डिडक्शंस पढ़नी है हमने उस क्वेश्चन के लिए। बीएबी में कौन सी मिलेगी, सेम। देखो क्या है, जो एलए वाली है बीएबी में सेम मिलेंगी, जो एलए वाली है वो नहीं आएगी, बिकॉज वो आईएफएससी वाला केस इसमें आएगा नहीं, वो तीनों ही है। वहां पे दो लिखी है, कौन सी, JJAA एंड एम लिखा हुआ है, आप वो याद करो। दोनों ही मिलेंगी आपको, जनरली ये दो ही मिलेगी, तीसरी वाली नहीं मिलेगी। एससीएमपी कैसा चल रहा है आप लोगों का, एससीएमपी कैसा कर रहे हो? सेल, ओके। एससीएमपी में डर का माहौल है। एससीएमपी समथिंग, अगर आपने क्रैक कर लिया तो एग्जामिनेशन इजी है। एससीएमपी में व्हाट आई फेल्ट, अगर आपने क्रैक कर लिया तो एग्जामिनेशन इजीली है। एससीएमपी में भी आई क्रैक्ड इट एंड देन आई गोट 63 इन एससीएमपी, और वो बहुत इजी लगा था मुझे, और जब तक नहीं आ रहे थे तब तक 40 भी नहीं आते थे। You just need to crack the trick how to do the SCMP. स्टडी मैट, इस पे बात करेंगे, एक सेशन लूंगी मैं इस पे, एससीएमपी पे। एससीएमपी को हम डिटेल में बताऊंगी मैं आपको कैसे करना है। अभी मैं स्टार्ट हुई तो 15-20 मिनट चले जाएंगे, एससीएमपी पे बात करेंगे लास्ट में। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पशन पे आते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है 80JJAA। 80JJAA किस बारे में बात कर रहा है, आपको डिडक्शन मिलती है इनकेस आप कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो। एम्प्लॉयमेंट अगर आप जनरेट कर रहे हो, न्यू एम्प्लॉयज की एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, तो आपको डिडक्शन मिलती है 80JJAA में। एक बात बताओ, आप सोचोगे सैलरी में मिल तो जाती है डिडक्शन, सैलरी की पीजीबीपी में बिल्कुल मिल जाती है, बट आपको आपको क्या करने के लिए, हाँ जी संडे बात करेंगे, आपको क्या करने के लिए, आपको और ज्यादा मोटिवेट करने के लिए आपकी आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कीजिए, तो उसके लिए एक प्रॉपर डेडिकेटेडली सेक्शन ही बना दिया गया 80JJAA। 80JJAA क्या बात करता है, एनी एसएससी, कोई भी एसएससी जिसका 44AB में ऑडिट होना एलिजिबल हो, कोई भी एसएससी जिसका 44AB में ऑडिट होना हो। अब मुझे फटाफट से बता दो 44AB में ऑडिट कब होता है, नॉर्मल के लिए एंड 10 करोड़ की लिमिट कब हो जाती है, मुझे दोनों पॉइंट फटाफट से रिकॉल करके बता दो।
नॉर्मल लिमिट क्या है और 10 करोड़ की लिमिट के लिए क्या कंडीशन चेक करनी है। राइट, अप टू 5% ऑफ द टोटल कैश रिसिप्ट एंड दैट। ठीक है, अब बात आती है, हम कह रहे हैं न्यू एम्प्लॉयज को अगर आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो तभी आपको डिडक्शन मिलेगी। न्यू एम्प्लॉयज का मतलब क्या, आपने क्या करा, आपके पास क्या थे, 300 एम्प्लॉयज थे, आपके पास 300 एम्प्लॉयज थे, आपको पता चला कि डिडक्शन मिलती है 80JJAA में, आपने क्या करा, 20 न्यू एम्प्लॉयज लगाए, 20 कुछ और हटा दिए। तो एक बात बताओ, क्या आपने कुछ न्यू एम्प्लॉयज लगाए हैं, इन एक्चुअल, इन रियल सेंस क्या आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है, क्या रियल सेंस में आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है, उन 20 को तो आपने दे दिया बट बाकी 20 आपने हटा दिए, क्या रियल सेंस में आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है, नहीं किया। वही अगर केस है, 300 आपके पास थे, आपने 50 लगाए, 20 हटा दिए, तो ये कितना हो गया, 330। तो कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी, मतलब पहले कितने थे, अब कितने हुए, 30 एक्स्ट्रा आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई। तो एक्स्ट्रा जो एम्प्लॉइज हैं उनकी कॉस्ट का 30% आपको एडिशनल, जितना आपको एडिशनल कॉस्ट हो रहा है, एडिशनल कॉस्ट का मतलब क्या, एडिशनल एम्प्लॉइज की सैलरी का आपको 30% डिडक्शन मिल जाएगा, एडिशनल एम्प्लॉइज की सैलरी का आपको 30% डिडक्शन मिल जाएगा। अब बात आती है, क्या कभी भी मिल जाएगा, नहीं, जो आपको डिडक्शन है वो डिडक्शन अलाउड है 3 कंसेक्यूटिव पीरियड में, 3 लगातार पीरियड में आपको क्या है, डिडक्शन अलाउड है। उसके बाद बात आती है, 3 लगातार पीरियड में डिडक्शन अलाउड है, लेकिन जो आपने पे किया होना चाहिए वो कैश, अकाउंट पे, चेक, अकाउंट पे से पे किया होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम से पे किया होना चाहिए। कैश और बियरर चेक वगैरह यहाँ पे कवर नहीं होगा, मतलब पक्का प्रूफ है कि एक्चुअल में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है। कैश और बियर चेक वगैरह से अगर आपने पेमेंट की है तो 80JJAA के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। तो सिंपल सी बात हमने क्या पढ़ी, आपने अगर एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है तो उन एम्प्लॉयमेंट की एडिशनल कॉस्ट का इंटू 30% आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा, उसका 30% आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। तो 30% मिल जाएगा, लेकिन जो सैलरी पे की होनी चाहिए वो होनी चाहिए अदर देन कैश बियरर चेक से नहीं, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस मोड से आपका होना चाहिए। अब बात आती है, अब अब बात आती है कुछ एडिशनल कंडीशंस की। एडिशनल कंडीशंस में क्या बोला गया, अगर कोई भी, कौन से एम्प्लॉयज के लिए एलिजिबल नहीं है, मान लो आपने क्या करा, आपने एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट की, एक बात बताओ, डिपार्टमेंट का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का मतलब क्या है, जो लोग बेरोजगार बैठे हैं, जिनको नीड है, उनको काम मिले, दैट्स द पर्पज ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये तो नहीं है कि आप बड़े बड़े लोगों को अच्छी अच्छी सैलरी पे रख रहे हो तो मतलब उनके पास ऑलरेडी कहीं ना कहीं जुगाड़ है, उनका मतलब है रियल सेंस में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। रियल सेंस में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके उन्होंने क्या बोला कि जो एम्प्लॉयमेंट की सैलरी अगर ग्रेटर देन 25,000 पर मंथ है तो उसको हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। अगर ऐसा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है जिसकी सैलरी पर मंथ 25,000 से ज्यादा है तो हम उसको इसमें काउंट नहीं करेंगे, दूसरी बात, आप एक काम और कर सकते हो, आप सोचोगे थोड़े दिन के लिए मैं लगा लेता हूँ फिर हटा दूंगा, थोड़े दिन के लिए लगा लेता हूँ मैं फिर हटा दूंगा, नहीं, आपको क्या करना है, पर्टिकुलर पीरियड के लिए एम्प्लॉय अगर आपके पास एम्प्लॉयड है तभी आपकी उसको डिडक्शन मिलेगी। अगर वो एम्प्लॉयड लेस देन 240 डेज इन अ ईयर है, तो इसका मतलब आपके पास वो परमानेंटली रहने वाला नहीं है, वो आपने शॉर्ट पीरियड के लिए हायर किया है। तो शॉर्ट पीरियड वाला का मतलब क्या है, आप कुछ टाइम के लिए उसको कंपनसेट तो कर सकते हो बट आप प्रॉपर उसके लिए बेनिफिट जनरेट नहीं कर पाओगे। लेस देन 240 डेज की लिमिट है इन द प्रीवियस ईयर। मान लो कोई एक एम्प्लॉय है, मेरी बात सुनो, कोई एक एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय आपने एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट करी बट उसकी क्या रखी आपने, उसकी आपने रखी
सैलरी रखी 19,000, बट आपने उसको सिर्फ लगाया 180 डेज के लिए, क्या वो इलिजिबल है यहाँ पर? क्या वो इलिजिबल है यहाँ पर? नहीं है, बिकॉज क्या बोला है, पहली बात तो आपकी उसकी सैलरी मोर देन 25,000 नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, लेस देन 240 डेज आपके पास वो नहीं होना चाहिए। लेस देन 240 डेज अगर वो आपके पास है तो भी हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो क्या सभी के लिए लेस देन 240 डेज है? नहीं। कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो बहुत डेलिकेट बिजनेस होते हैं, जिसको करने के लिए थोड़े ही टाइम में हम परख लेंगे क्या ये बंदा रहने वाला है या नहीं। तो वो बिजनेस कौन से हैं? अगर आप किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेदर प्रोडक्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? लेदर प्रोडक्ट कर रहे हो, या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फुटवियर्स कर रहे हो, या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अपीयरल्स कर रहे हो, अगर ये केस है तो 150 डेज की लिमिट हो जाएगी। ये केस है तो 150 डेज की लिमिट हो जाएगी। इतनी बात समझ में आती है? इतनी बात समझ में आती है? पहली कंडीशन, एम्प्लॉयमेंट आपकी रियल सेंस में जनरेट होना चाहिए। रियल सेंस का मतलब ये नहीं कि आप किसी भी बड़े ऑलरेडी पर्सन को उठा के ले आए, मैं कुत्ते को ज्यादा सैलरी देता हूँ, आ मेरे पास आ जा, नहीं। क्या बोला है? क्या बोला है? क्या बोला है आपको कि आपकी अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी ग्रेटर देन 25,000 है तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। दूसरा क्या बोला? वैसे तो 240 डेज अगर लेस देन रहता है तो भी नहीं मिलेगी, बट 3 ऐसे प्रोडक्ट, लेदर प्रोडक्ट, फुटवेयर्स और वेयरिंग जो अपीयरल्स है, अपीयरल के केस में 150 डेज की लिमिट हो जाती है। 150 डेज की लिमिट हो जाती है। अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है वो आरपीएफ में ही पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा है, आरपीएफ में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा, मतलब वो अपने आप को प्रॉपर प्रूफ ही नहीं देना चाह रहा कि वो जॉब में है, अगर वो आरपीएफ में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता तो हमारे लिए उसको कोई भी जगह नहीं है, हमारे लिए कोई भी जगह नहीं है। अब एक बात मुझे बताएंगे, एक कंपनी स्टार्ट ही 15 मार्च को हुई है, एक कंपनी स्टार्ट ही 15 मार्च को हुई है, तो कितने डेज एम्प्लॉय टिका? 15 डेज। 15 डेज एम्प्लॉय टिका, तो हम क्या बोलेंगे कि एलिजिबल नहीं है? हम क्या बोलेंगे कि एलिजिबल नहीं है? नहीं। अगर ऐसा केस आता है कि आपकी कंपनी ही एग्जिस्टेंस में कम थी तो आप उसको एलिजिबल, सक्सीडिंग नेक्स्ट ईयर से उसको एलिजिबल मान सकते हो, नेक्स्ट ईयर से आप उसका चेक कर सकते हो। इतनी बात समझ में आती है? इतनी बात समझ में आती है? मुझे फटाफट से बताना, मुझे एक बात फटाफट से बताना, 115 BAB में, 115 BAB में अगर आपने ऑप्ट किया है बट आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्सेज में है तो क्या टैक्स रहने वाला है 115 BAB में? जब जब BAA BAB की बात होगी +10 +4 आपको ऑलरेडी करना है, भूल जाओगे नहीं तो जैसी हैबिट डालोगे एग्जाम में वैसी हैबिट लेके जाओगे, ट्रस्ट मी। जो हैबिट अभी डालोगे एग्जाम में वही हैबिट आपकी जाने वाली है। इतना समझ में आया? अब चलें क्वेश्चन पे। नाउ वी कैन डू द क्वेश्चन। देखो, लेट्स सी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5.1 क्या कह रहा है देखते हैं। चल, वट वुड बी द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ बी लिमिटेड? किसकी बात कर रहा है? बी लिमिटेड की बात कर रहा है टैक्स लाइबिलिटी की, अगर वो 115 BAA BAB ऑप्ट करता है तो। सिंपल सी बात है, वो क्या कर रहा है? 115 BAA BAB ऑप्ट करता है तो बी लिमिटेड की क्या बतानी है हमने? टैक्स लाइबिलिटी बतानी है। सबसे पहले देखो, क्या 115 BAA या BAB बी लिमिटेड ऑप्ट कर सकती है या नहीं कर सकती? देखो, चेक करके मुझे बताओ, ये 115 BAA ऑप्ट करेगी या 115 BAB ऑप्ट करेगी? क्या ये सिर्फ डोमेस्टिक में फिट होती है या फिर ये न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में फिट होती है? ये मुझे बताओगे बी लिमिटेड, क्या ये सिर्फ डोमेस्टिक में फिट हो रही है या फिर ये न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक में फिट हो रही है? ये देख के बताएंगे।
बाइफिकेट करना आना चाहिए। खाली डोमेस्टिक तो है, बी लिमिटेड है, क्या ये न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में फिट हो रही है? मैन्युफैक्चरिंग भी है, बिल्कुल न्यू है। न्यू की कंडीशन चेक करो, न्यू की कंडीशन क्या थी, फटाफट से टाइप करो क्वेश्चन में। न्यू की कंडीशन थी 1 अक्टूबर 19 ऑन और आफ्टर इसका बिजनेस स्टार्ट होना चाहिए। अगर 1 अक्टूबर होता है 19 ऑनवर्ड्स तो क्या हो जाएगा, न्यू बिजनेस में आ जाएगा।
Please let me know. I'm audible and visible now. So sorry, actually there was some electricity cut for a minute. Okay. चलिए, so sorry for the interruption. चलिए, हम क्या देख रहे थे? हम न्यू डोमेस्टिक कंपनीज को चेक कर रहे थे कि ये न्यू डोमेस्टिक कंपनी में फिट होती है, बिल्कुल न्यू डोमेस्टिक में फिट होती है। जब ये न्यू डोमेस्टिक कंपनी में फिट हो रही है तो हमें पता है क्या हमें पता है, हमें सिंपल सी बात ये पता है कि इसको जो टैक्स लगेगा वो कितना लगेगा, 2.8 करोड़ पे। वो 2.8 करोड़ पे सीधा लगा देते हैं टैक्स हम, या फिर डिडक्शन लेस करके नेट इनकम हमें निकालनी होती है। हमें सबसे पहले नेट इनकम निकालनी होगी, उसके बाद हमारा टैक्स लगता है। सबसे पहले हमें नेट इनकम निकालनी होगी, तभी टैक्स लगेगा। अब ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको नोट कराने वाली हूं। सबसे पहली बात, बी कंपनी का डेटा दोबारा से पढ़ते हैं। सेटिंग अप हुई है, ये बात क्लियर है, ये न्यू डोमेस्टिक कंपनी है। दूसरी बात, ये अपैरल का काम कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अपैरल है। एक बात बताओ, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अपैरल हमें कहां पे काम आएगा? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अपैरल हमें कहां पे काम आएगा? 80JJAA की जो लिमिट चेक करनी है, 80JJAA के एम्प्लॉइज की जो लिमिट चेक करनी है, वो कितनी चेक करनी है? 150 डेज के लिए चेक करनी है। वो हमें कितनी चेक करनी है? 150 डेज के लिए चेक करनी है। 80JJAA कितने डेज के लिए चेक करनी है? 150 डेज के लिए करनी है, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अपैरल के केस में 150 डेज की बात होती है। उसके बाद बात आता है वैल्यू ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड एंड पुट टू यूज। जब भी न्यू प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करते हैं तो क्या हमें उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या हमें उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा अगर हम 115 BAB ऑप्ट कर रहे हैं? न्यू प्लांट एंड मशीनरी लगाया सेटिंग अप के टाइम पे, क्या हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा यहाँ पर? क्या हमें कोई डेप्रिसिएशन मिलेगा यहाँ पर? नहीं मिलेगा। तो ये पॉइंट भी हमारे लिए वैलिड नहीं है कि उन्होंने कितनी मशीनरी लगाई है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्या कह रहे हैं? कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन्होंने लगाए हैं? 1000 एम्प्लॉइज लगाए हैं। 1000 एम्प्लॉइज लगाए हैं। एंड 500 एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिनकी सैलरी 24,000 पर मंथ है, एंड 500 एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिनकी सैलरी 26,000 पर मंथ है। तो क्या 26 वालों के लिए हमें 80JJAA निकालना है? सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल इनकम। टोटल इनकम इज वेरी इजी फॉर अस। क्या सिंपल सी बात है, 2,80,000। 2,80,000 की बात हो रही है टोटल ग्रोस टोटल इनकम की। ग्रोस टोटल इनकम का मतलब क्या था? डिडक्शन आर स्टिल लेस, डिडक्शन आर स्टिल येट टू बी गिवन। ध्यान रखना, ग्रोस टोटल इनकम में सारी डिडक्शन जो पीजीबीपी की चाहिए थी वो ऑलरेडी लगा के आया है, क्योंकि वो हमें क्या दे रहा है? ग्रोस टोटल इनकम दे रहा है। ग्रोस टोटल इनकम अगर उसने हमें दी है तो उसमें से सिर्फ डिडक्शन लेस करना बाकी है। अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है तो वो देखते हैं, अदरवाइज सिर्फ डिडक्शन लेस करना बाकी है। तो ग्रोस टोटल इनकम थी 2,80,00,000। अब देखते हैं 80JJAA का कितना बनेगा। 80JJAA का कितना बनेगा? सबसे पहले देखो एडिशनल एम्प्लॉइज इसके कितने हैं। एडिशनल एम्प्लॉइज कितने हैं? 1000 के 1000 ही एडिशनल एम्प्लॉइज है, बिकॉज कंपनी इटसेल्फ सेटअप हुई है 1/11/22 में। 1/11/22 में सेटअप हुई है। अब चेक करो कितने दिन के लिए कंपनी एग्जिस्टेंस में है? टिल 23, 31 मार्च 23 तक कितने दिन के लिए कंपनी एग्जिस्टेंस में? चेक करो, नवंबर 30 डेज, दिसंबर 31 डेज, जनवरी 31 डेज, फैब 28 डेज, मार्च 31 डेज, मतलब 150 डेज से ज्यादा है। 150 डेज से ज्यादा है तो मतलब ये इलिजिबल है। अब बात आती है कौन कौन से एम्प्लॉइज के लिए इलिजिबल है। 1000 एम्प्लॉइज इसने न्यू लगाए हैं, बट क्या 1000 के 1000 की रिडक्शन मिलेगी 80JJAA में? नहीं, सिर्फ हमें मिलेगी इस कैटेगरी वाले एम्प्लॉइज की। तो 500 एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिनको हमने 24,000 सैलरी दी है फॉर कितने मंथ के लिए? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सिर्फ 5 महीनों के लिए। तो एडिशनल कॉस्ट कितनी आई चेक करो। एडिशनल कॉस्ट कितनी आई चेक करो। एडिशनल कॉस्ट आई है 6 करोड़। 6 करोड़ के ऊपर आप लगाएंगे कितना?
30%। 30% कितना आएगा? 1,80,00,000। 1,80,00,000 की क्या आती है? डिडक्शन आती है फॉर द 80JJAA। इतनी बात समझ में आई है कि 80JJAA की डिडक्शन कैसे आई है? इतनी बात समझ में आई है 1.8 करोड़ डिडक्शन कैसे बनी है? बिकॉज सबसे पहली बात 150 की कंडीशन वो पूरी कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। दूसरी बात एम्प्लॉइज में सिर्फ वही एम्प्लॉइज लेनी है जिसकी सैलरी 25 से ज्यादा नहीं है, तो उतनी ही लेनी है। उसका क्या करेंगे? 30%। ध्यान रखना, पूरी की पूरी कोस्ट की डिडक्शन नहीं है, 30% डिडक्शन है। एडिशनल जितना आपने कोस्ट किया उसका 30% डिडक्शन है। तो 1.8 करोड़ अगर आप लेस करोगे तो कितना बच जाएगा? 1 करोड़ बच जाएगा। 1 करोड़ सीधा सीधा बच जाएगा। अब एक बात बताओ, बीएबी में टैक्स रेट क्या है? बीएबी में टैक्स रेट क्या है? 15% प्लस 10% पर 4%। तो 1 करोड़ टाइप करो कैलकुलेटर पे, 1 करोड़ टाइप करो, मल्टीप्लाई करो 15%, मल्टीप्लाई करो 15% प्लस 10% प्लस 4%, ये आता है 17,16,000। 17,16,000 would be the tax liability। 17,16,000 would be the tax liability। इतना समझ में आता है कि नहीं आता, मुझे बताएंगे। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया अभी? एक कंडीशन और चेक करनी थी, 3 कंसेक्यूटिव पीरियड के लिए डिडक्शन होती है। अब 3 कंसेक्यूटिव पीरियड देखो, 1 नवंबर 22, अभी लेटेस्ट ईयर है तो पहला पहला साल है, मिल जाएगी। समझ में आया? लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन नाउ। सेकंड क्वेश्चन क्या बात कर रहा है देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन वो ए लिमिटेड की लायबिलिटी पूछ रहा है, ए लिमिटेड की लायबिलिटी पूछ रहा है। लेट्स मूव टू द ए लिमिटेड नाउ। अब देखते हैं ए लिमिटेड के बारे में क्या कह रहा है। सबसे पहले देखो, क्या ए लिमिटेड बीएबी में आ सकता है? सबसे पहले चेक करो, क्या ए लिमिटेड बीएबी में आ सकता है? क्या ए लिमिटेड बीएबी में आएगा? इज इट अ न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी? क्या बीएबी में आ सकता है ये, या बी डबल ए में आएगा? रीजन क्या है? वाई इट कैन नॉट कम अंडर द बीएबी? रीजन बताएंगे मुझे। राइट, जो इसका सेटअप है वो 1 अक्टूबर 2019 से पहले हुआ है, तो इसकी हम इनकम निकालेंगे नॉर्मल तरीके से। सबसे पहले बी डबल ए तो ये ऑप्ट कर सकता है, तो बी डबल ए में भी एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं है, तो इसको छोड़ दो। बी डबल ए में भी अलाउड नहीं है। तो ग्रोस टोटल इनकम कितनी है अभी हमारे पास? 4,90,00,000 रुपीज। 4,90,00,000 रुपीज इज अ ग्रोस टोटल इनकम। उसके बाद देखो डिडक्शन कितना मिलेगा। डिडक्शन कितना मिलेगा? इसको तो नहीं मिलेगा, इसको तो नहीं मिलेगा। 24,000 वालों को मिल जाएगा, 24,000 को वालों को मिल जाएगा। एक बात मुझे बताओ, कंपनी सेटअप कब हुई है? कंपनी सेटअप कब हुई है? 2019 में। 2019 का मतलब क्या? प्रीवियस ईयर 1920। प्रीवियस ईयर 1920 पहला साल, प्रीवियस ईयर 2021 दूसरा साल, प्रीवियस ईयर 21-22 तीसरा साल। हमारा तो 22-23 है। क्या हमें 80 डबल जे डबल ए की डिडक्शन मिलेगी? क्या हमें 80 डबल जे डबल ए की डिडक्शन मिलेगी? क्योंकि वो तो कंसेक्यूटिव 3 सालों के लिए मिलती है, हम तो चौथे साल में हैं। क्या इसकी डिडक्शन हमें मिलेगी, मुझे बताएंगे? फटाफट से मुझे बताएंगे सारे, क्या हमें डिडक्शन मिलेगी? बिकॉज वी आर इन टू द 4th ईयर नाउ। जो डिडक्शन मिलती है वो सिर्फ 3 सालों के लिए मिलती है। यहां पर डिडक्शन मिलेगी तो क्यों मिलेगी, मुझे आप ये बताएंगे। अगर मिलेगी तो क्यों मिलेगी, या फिर नहीं मिलेगी, दोनों में से एक पॉइंट मुझे बताएंगे। कौन सी कंडीशन थी? बीए बी और बीबी की कोई बात ही नहीं हो रही है।
हम 80 डबल जे डबल ए की बात करें, 80 डबल जे डबल ए सबके लिए सेम है। हम तो 80 डबल जे डबल ए की बात कर रहे हैं। 80 डबल जे डबल ए जो है, क्या उसकी डिडक्शन ए लिमिटेड को मिलेगी? क्योंकि हमने बोला था इसकी जो डिडक्शन होती है 3 सालों तक कंसेक्यूटिव मिलती है। 80 डबल जे डबल ए की डिडक्शन 3 सालों तक मिलती है। तो क्या इस केस में डिडक्शन मिलेगी ए लिमिटेड को? चिराग, वाई यू आर सेइंग यस? मुझे अपना रीजन जस्टिफाई करो, क्यों मिलेगी? रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर। विकास, आपका कुछ आंसर है इसमें? यस, क्योंकि वो जिस साल में सेटअप हुई है उसके दिन देखो कितने हैं। जिस साल में वो सेटअप हुई है, पहली बात तो ये 150 डेज वाला पॉइंट नहीं है, ये 240 वाला पॉइंट है। ठीक है, ये 150 डेज वाला पॉइंट नहीं है, 240 वाला पॉइंट है। क्या 240 डेज के लिए कंपनी एग्जिस्टेंस में थी 1920 में? चेक करो। 2019, 1 सितंबर 2019 से 31 मार्च 23 तक, 31 मार्च 20 तक, क्या वो 240 डेज के लिए एग्जिस्टेंस में भी थी कंपनी? जब कंपनी एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी तो वो अपनी डिडक्शन नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड लेगी। वो अपनी डिडक्शन नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड लेगी। तो इसीलिए पहला साल इसका बनेगा 2021, सेकेंड ईयर बनेगा 21-22, थर्ड हमारे लिए एलिजिबल है 22-23। इसीलिए हम इसकी डिडक्शन ले सकते हैं। समझ पा रहे हो कि कहां कहां पे आप फंस सकते हो? कैन यू इवन इमेजिन दैट? जितना इजी लगता है उतना इजी है नहीं। तो अब एक बात बताओ, 22-23 के लिए तो फुल ईयर के लिए चल रहा था ये, है ना कंपनी? तो 24,000 एम्प्लॉइज को 12 महीनों के लिए सैलरी मिली है, 24,000 सैलरी मिली है 12 महीनों के लिए। ओनली 500 एम्प्लॉइज आर एलिजिबल। इसका निकालो 30%। 4 करोड़ 32 लैक्स, 4 करोड़ 32 लैक्स आता है। 4 करोड़ 90 लैक्स में से डिडक्शन लेस करो 4 करोड़ 32 लैक्स, हमारे पास बचता है 58 लैक्स। हमारे पास बचता है 58 लैक्स रुपीज। 58 लैक्स पे टैक्स का रेट क्या होगा ये बताएंगे। बी डबल ए में टैक्स का रेट क्या होगा? 22% प्लस 10% प्लस 4% करो। 1459744, 1459744 शुड बी योर आंसर। सी मुझे दिख रहा है यहाँ पे, राइट। अब मुझे बताएंगे, समझ आया? पूरा पूरा लेना है, पूरा राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट। इतना आपको समझ में आया? समझ पा रहे हो गड़बड़ कहाँ कहाँ पे हो सकती है? उन पॉइंट्स को स्टार मार्क करो। गड़बड़ कहाँ कहाँ पे हो सकती है, उन पॉइंट्स को स्टार मार्क करो। समझ में आ रहा है इतना? ये कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पे आप जितना टाइम लगाओगे वो आपका निखर के आता रहेगा। तो हर टेस्ट में ये बात मान के चलो, हर टेस्ट में चैरिटेबल ट्रस्ट रहेगा, 115 BAA या BA भी रहेगा, ठीक है, और TDS रहेगा। ये तीन तो हर टेस्ट में रहने ही रहने वाले हैं आपके लिए। अब सोचो आप कितनी प्रैक्टिस करोगे कि आपको फुल मार्क्स एग्जाम में आने चाहिए। फुल फ्लेजेड रेडी होके जाना है यहां से। अभी भी हमारे पूरे पॉइंट्स कवर नहीं हुए, एक दो कंसेप्ट और अभी हमने पढ़ने पड़ेंगे यहाँ पे। हैवी लग रहा है थोड़ा? ज्यादा हो गया ना आज कंटेंट? या समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आ रहा है जब सारे पॉइंट्स पता है तो? चलिए थर्ड पढ़ते हैं, वो क्या बोल रहा है। थर्ड वो बोल रहा है व्हाट वुड बी द टोटल इनकम। वो टैक्स नहीं पूछ रहा है, इनकम पूछ रहा है, ए लिमिटेड की भी बी लिमिटेड की भी।
अगर वो स्पेशल प्रोविजन ऑप्ट नहीं करते हैं, अगर वो स्पेशल प्रोविजन ऑप्ट नहीं करते हैं तो इनकी क्या चाहिए हमें, तो हमें इनकी क्या चाहिए, टोटल इनकम चाहिए। एक बात बताओ, टोटल इनकम तो सेम आनी थी एक्सेप्ट एडिशनल डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट, राइट? इन्होंने क्या करा, एक्सेप्ट एडिशनल डेप्ट, बाकी तो टोटल इनकम सेम ही है ना। इनकम क्या होगी, इनकम में से हमने क्या करना है, डिडक्शन लेस करनी है। बट द केस इज, ये पॉइंट तब एक्टिवेट होगा जब हम 115 BAABAB ऑप्ट नहीं कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड एंड पुट टू यूज ऑन द डेट ऑफ सेटिंग अप। इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा जिस दिन इन्होंने प्लांट एंड मशीनरी डाली 10 करोड़ 4 लाख की, जिस दिन सेटअप हुआ उस दिन डाली। एक बात बताओ, ए लिमिटेड का बिजनेस सेटअप कब हुआ, ए लिमिटेड का बिजनेस सेटअप कब हुआ, 1920 में। तो इसने अपना एडिशनल डेप्रिसिएशन कब लिया होगा, 1920 में। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन कब कहां कैसे लगेगा। लेट्स स्टार्ट दैट। सबसे पहली बात आती है एडिशनल डेप्रिसिएशन किस किस को अलाउड है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अलाउड है और पावर जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वालों को अलाउड है। किस किस को अलाउड है, मैन्युफैक्चरिंग वालों को अलाउड है, उसके बाद पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्टेशन वालों को अलाउड है, जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन वालों को अलाउड है। किस किस को अलाउड है, इनको अलाउड है। किस किस के रिगार्डिंग अलाउड है, ओनली प्लांट एंड मशीनरी के रिगार्डिंग अलाउड है। ये बात स्टार मार्क कर लो, ओनली प्लांट एंड मशीनरी के रिगार्डिंग अलाउड है। और फर्स्ट ईयर में अलाउड है जिस ईयर में आपने पुट टू यूज की है। ध्यान रखो क्या बोला मैंने, एडिशनल डेप्रिसिएशन किस किस को मिलता है, सबसे पहले मिलता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को या फिर पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन वालों को। ठीक है, उसके बाद किस चीज पे मिलेगा, किसी भी चीज पे एडिशनल मिलेगा नहीं। मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग वाले के लिए इंपॉर्टेंट है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या सेकेंड हैंड भी चलेगी, सेकेंड हैंड चलेगी, एक बात मुझे बताओ, क्या सेकेंड हैंड चलेगी यहाँ पर, नहीं। यहाँ पर बोला गया है एक्सक्लूडिंग सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी। अगर आपने सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है तो उस पे नहीं आएगा। या फिर आपने ऐसी प्लांट एंड मशीनरी, अंकुर प्लीज डोंट गो अहेड, प्लीज डोंट गो अहेड, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। आई नो यू नो एवरीथिंग, आपका आ जाएगा, बट प्लीज प्लीज ऐसे डाइवर्ट होता है माइंड, जस्ट जस्ट प्लीज प्लीज स्टे हियर। मैं ये बात आपको फर्स्ट सेशन में भी बोली है कि यू नो दैट, कि आप अपना पढ़ के आए हो, दैट्स गुड, बट प्लीज कीप योर माइंड ब्लैंक, डोंट डिस्टर्ब यार, इजिली चलो, जस्ट जस्ट काम डाउन, आई नो यू नो एवरीथिंग। ऐसे लिंक टूटता है, जो बताना हो पॉइंट वो निकल जाता है माइंड से, जस्ट जस्ट प्लीज बी हियर। हो सकता है आपको आता हो बट द अदर्स हु आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम दे विल गेट डिसकनेक्टेड ना। आराम से शांति, कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं बैठे हैं, चलो करते हैं। क्या बोला, सबसे पहली बात क्या बोली, क्या सभी को मिलेगा प्लांट एंड मशीनरी। मैंने डे 1 में आपको क्लियर की थी ये बात। आई डोंट थिंक इफ यू आर डूइंग इट सीरियसली यू शुड हैव वॉच्ड इट ना, मैंने पहले दिन पे यही क्लियर किया था। डोंट कंपेयर योर जस्ट जजमेंट, जस्ट गिव मी सम टाइम टू मेक यू अंडरस्टैंड। नो कंपटीशन इज गोइंग ऑन हेयर, कोई कंपटीशन नहीं जा रहा है, हम आराम से पढ़ रहे हैं, जस्ट स्टे हेयर एंड कीप स्टडिंग। चलो क्या बोला मैंने, कि सेकेंड हैंड वाली प्लांट एंड मशीनरी पे नहीं आएगा। अब प्रूव करना है आपको एग्जाम में, यहां पर किसी को प्रूव नहीं करना है, जस्ट जस्ट प्लीज बी हियर। देखो ठीक है, क्या पढ़ा रही थी मैं, एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन में क्या देखा, सबसे पहली बात किसको मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग वालों को मिलेगा, प्लस किसको मिलेगा, जो पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्टेशन में आ रहे हैं, पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्टेशन में आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड हैंड जिन्होंने प्लांट एंड मशीनरी लगाई है, एक बात बताओ, सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी लगाई है तो क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग द प्रूफ ऑफ इट, तो सेकेंड हैंड पे नहीं मिलेगा। अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी लगाई है ऑफिस में,
ऑफिस में लगाई है या फिर अपने अपने रेजिडेंशियल एकोमोडेशन में लगाई है, या तो ऑफिस में लगाई है या रेजिडेंशियल में लगाई है। एक बात मुझे बताओ, प्लांट एंड मशीनरी का काम कहाँ है? फैक्ट्री में काम है या ऑफिस में काम है? प्लांट एंड मशीनरी का मेन काम कहाँ पे होगा? फैक्ट्री में या फिर ऑफिस में होगा? क्या ऑफिस में काम करेगी प्लांट एंड मशीनरी? नो, इट शुड बी इन द फैक्ट्री इटसेल्फ। तो अगर आपने ऑफिस में लगाई है या फिर रेजिडेंशियल में लगाई है तो आपको नहीं मिलेगा। अगर शिप एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, शिप एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, तो उसमें भी नहीं होगा। या फिर क्या है, कोई आपकी ऐसी ऐसी एसेट है। देखो क्या होता है डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? देखो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, जितनी आपकी एसेट है उसके टुकड़े कर करके आप कुछ कुछ हिस्सा P&L में डेबिट करते हो। अब कोई एसेट एसेट है जो आप ऑलरेडी 100% P&L में डेबिट कर चुके हो, जिसका डिडक्शन आपको ऑलरेडी 100% मिल चुका है, तो आप दोबारा एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात क्यों करोगे? जिसकी वैल्यू ही नहीं बची P&L में डेबिट करने के लिए, उसके ऊपर क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन? जिसकी वैल्यू ही नहीं बची P&L में डेबिट करने के लिए, उसके ऊपर क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लॉजिक समझ रहे हो कि क्यों रिस्ट्रिक्ट किया गया है? लॉजिक समझ में आ रहा है कि क्यों रिस्ट्रिक्ट किया गया है? सेकेंड हैंड का नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा हमने? ऑफिस प्रीमाइस में कर रहे हो या फिर रेजिडेंशियल में कर रहे हो तो भी नहीं मिलेगा। उसके बाद शिप एयरक्राफ्ट वगैरह को हटा दो। प्लांट एंड मशीनरी ऐसी जिसपे 100% डिडक्शन आपको ऑलरेडी मिल चुका है, उसका डेप्रिसिएशन बचता ही नहीं है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन की कोई बात आती ही नहीं है। तो डेप्रिसिएशन कब मिलेगा? 20% मिलेगा। 20% मिलेगा इन द ईयर इटसेल्फ, जिस दिन आपने क्या किया है, जिस ईयर में पुट टू यूज किया है, जिस ईयर में आपने पुट टू यूज किया है। अब एक बात बताओ, पुट टू यूज तो कर लिया, लेकिन अगेन डेप्रिसिएशन की तरह हम चेक करेंगे, क्या ये लेस देन 180 डेज पुट टू यूज किया है, तो 20% का घटकर कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। अगर 180 डेज और मोर का पुट टू यूज है तो पूरा पूरा पहले साल में ही लेकर खत्म करो। अगर आपका लेस देन 180 डेज है तो 10 अभी ले लो, 10 नेक्स्ट ईयर में ले लेना। तो चलिए देखते हैं ए लिमिटेड के लिए। ए लिमिटेड के लिए क्या था? सिंपल सी बात देखो, क्या ए लिमिटेड के लिए एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा? ए लिमिटेड के लिए एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा? ए लिमिटेड कब सेटअप हुई है? ए लिमिटेड 1920 में हुई है, तो उसने अपना एडिशनल डेप्रिसिएशन कब लिया होगा? समझ में आ रहा है? उसने अपना एडिशनल डेप्रिसिएशन कब लिया होगा? उसने अपना डेप्रिसिएशन उसी ईयर में लिया होगा जिस ईयर में उसने मशीनरी को पुट टू यूज किया है। तो इस साल में कोई भी इनकम चेंज नहीं होगी, बिकॉज सिंपल आपकी 58 लाख से इनकम रह जाएगी, बिकॉज आपका जो GTI था वो 4.9 करोड़ था। 4 करोड़ 32 लाख की हम डिडक्शन ऑलरेडी ले चुके हैं। जो आपकी इनकम आई वो आई है 58 लाख। इतना समझ में आ रहा है? राइट। पहली बार जब आप पुट टू यूज कर रहे हो आपको उसके लिए एडिशनल मिल जाएगा, ठीक है। अब सेकंड के लिए चेक करो, सेकंड के लिए चेक करो, सेकंड के लिए क्या है? 22-23 में सेटअप हुई है, 22-23 में ही सेटअप हुई है। एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है, बिकॉज इट इज इन द मैन्युफैक्चरिंग। वैसे तो इसको एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना मिलना चाहिए? 4 करोड़ का 20% मिलना चाहिए। 4 करोड़ का कितना मिलना चाहिए? 20%। 20% मिलना चाहिए। लेकिन क्या ये 180 डेज और मोर के लिए, क्या ये 180 डेज और मोर के लिए पुट टू यूज हुआ है? नहीं, 180 डेज और मोर के लिए नहीं हुआ है। हमने देखा था 151 डेज के लिए ही कंपनी है, तो इतने के लिए हुआ, तो इसको 10% का मिलेगा, 20% का हमें नहीं मिलेगा, तो सिर्फ 10% का मिलेगा। तो 2 करोड़ 80 लाख की इनकम पे, 2 करोड़ 80 लाख की इनकम पे पिछला हमने निकाला था 1 करोड़ 80 लाख का JJA, और इस बार हमें मिलेगा सिर्फ कितना? 40 lakhs का ही हमें मिलेगा डिडक्शन ऑफ द किसका? एडिशनल डेप्रिसिएशन। 20% ना मिलके 10% मिलेगा। 4 करोड़ का 10% कम्स आउट टू 40 lakhs। जो आपकी नेट इनकम आ गई वो आ जाएगी 60 lakhs रुपीज। 60 lakhs रुपीज आपकी इनकम आ जाएगी। कैसे? सिंपल सी बात है, 2 करोड़ 80 lakhs में से 1 करोड़ लेस कर दो, जो हमने यहाँ पे निकाला था 80JJAA, और इसका 10% लेस कर दो, वो आ जाएगी आपकी 60 lakhs रुपीज। समझ में आ रहा है?
समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ इतना? नॉर्मल केस कैसे चलता है, इसीलिए मैंने आपको नॉर्मल केस पढ़ाया था। एटलीस्ट कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको कवर करके चलना है। अगर नॉर्मल का हमसे वो टेक्स्ट भी पूछ लेगा तो भी हमें सब पता है। अब तो इतनी बात क्लियर हो गई? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बात कर रहा है वो। 3 हो जाएगा 58 लाख और 60 lakhs। 3 मस्ट बी द आंसर। 5.4 क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। 5.4 क्या कह रहा है? 5.4 बोल रहा है व्हाट वुड बी द पेनल्टी पेबल बाय सी लिमिटेड। ओ माय गॉड, ये कौन सा चैप्टर आ गया? पेनल्टी का चैप्टर आ गया। क्या बोल रहा है देखते हैं। सीओडी का डेटा हमें नहीं पता, हमने क्या पढ़ा था, ए बी को हमने अच्छे से देख लिया। तो सी लिमिटेड का वो पूछ रहा है पेनल्टी कितनी होगी अंडर 270 ए। अब हमें ये भी तो पता हो 270 ए होता क्या है, पेनल्टी कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट्स सी। देखते हैं। ठीक है। assume that assume that C Limited has not opted for the special provision। कोई स्पेशल प्रोविजन ऑप्ट नहीं करे हैं उसने, नॉर्मल इनकम वो कैलकुलेट कर रहा है। वो खुश है ज्यादा टैक्स भर के, उसको कुछ फालतू की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है। सिंपल सी हमें ये बता दो 270 ए में पेनल्टी क्या लगेगी। अब बात आती है 270 ए की बात ही हम क्यों कर रहे हैं। इधर देखो, सेक्शन 270 ए की बात हम करते हैं अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम एंड मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। एओ ने पकड़ लिया, आपने अपनी मर्जी से इनकम जो दिखानी थी दिखा दी। अब एओ ने पकड़ लिया कि या तो आपने हो सकता है इनकम क्या की हो, अंडर रिपोर्ट की हो। अंडर रिपोर्ट करने का मतलब जरूरी नहीं है कि आपने जबरदस्ती ही कुछ घोल घोटाला किया है। नहीं, माइट बी पॉसिबल कोई चीज आपकी जेन्युइनली रिपोर्ट करनी रह गई, दैट इज द अंडर रिपोर्टिंग। बट उसी चीज को आपने प्लान करके कुछ आपने रिपोर्ट इनकम को कम किया है, दैट वुड बी द मिस रिपोर्टिंग। तो अंडर रिपोर्टिंग इज द थिंग जो जेन्युइनली हुआ है, मिस रिपोर्टिंग इज द थिंग जो आपने जानबूझकर किया है। मिस रिपोर्टिंग इज द थिंग जो आपने जानबूझकर किया है। तो अंडर रिपोर्टिंग क्या बोलता है, अंडर रिपोर्टिंग अगर आपने की है तो उसकी पेनल्टी कितनी है, 50% ऑफ टैक्स। कौन सा टैक्स? 50% ऑफ टैक्स। मिस रिपोर्टिंग पे आता है 2% ऑफ टैक्स। कौन सा टैक्स की बात हो रही है यहाँ पे, मुझे बताओगे? पेनल्टी बात कर रहे हैं। टैक्स तो जो आपने देना है वो देना है, उसको साइड रखो। उसके अलावा पेनल्टी कितनी पड़ेगी? 50% ऑफ द टैक्स ऑफ अंडर रिपोर्टेड इनकम। पहली बात तो आपने कैलकुलेट करना है कितनी इनकम आपकी अंडर रिपोर्टिंग थी या फिर मिस रिपोर्टिंग थी। ठीक है, पहले आपने ये कैलकुलेट करना है, फिर उसके ऊपर टैक्स निकालना है। टैक्स निकालने के बाद पेनल्टी निकालनी है। अगर वो अंडर रिपोर्टिंग थी तो 50% ऑफ द टैक्स, अगर वो मिस रिपोर्टिंग थी तो 200% ऑफ द टैक्स। समझ में आया? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अंडर रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग इनकम की वैल्यू कितनी है, उसके ऊपर टैक्स निकालो, फिर पेनल्टी निकालो। 50% ऑफ टैक्स की बात कर रहा है वो, ध्यान रखना, टैक्स की बात कर रहा है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नाउ। एक बार हम क्वेश्चन सी को पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है सी कंपनी के बारे में, वो क्या बोल रहा है देखते हैं। देखो, सी कंपनी के बारे में क्या बोला। सी ने अपना बिजनेस सेटअप किया 1/4/2000 में, लेदर गुड्स में डील करता है। पीछे कुछ उसकी टर्नओवर है, पिछले साल की टर्नओवर का लेना देना क्या है। पहली बात तो उसने बोला कि 115 BAA भी ऑप्ट नहीं किया है एंड 115 BAB आपने किया है। अगर नहीं किया तो नॉर्मल जो टैक्स रेट है वैसे तो 30 है, वैसे तो 30 है। बट अगर आपकी जो टर्नओवर है 2021 में लेस देन 500 करोड़ है तो कितना हो जाता है आपका टैक्स रेट? 2021 में लेस देन है तो कितना हो जाता है टैक्स रेट? 25% हो जाता है, 30% नहीं रहता है। लेस देन कितना था? 400 था। यहाँ कितना है? लेस देन, सॉरी, कितना था? 400 था। यहाँ कितना है? 499। तो इसके लिए रेट लगेगा 30 और इसके लिए रेट लगेगा 25%, बिकॉज सी लिमिटेड का जो टर्नओवर है वो लेस देन 400 नहीं है,
डी लिमिटेड का टर्नओवर लेस देन 400 है। अब आगे बता रहा है कि जो इन्होंने रिटर्न फाइल करी वो 14 करोड़ की करी। जो 143(1) का आपके पास नोटिस आता है, 143(1) क्या होता है? नॉर्मल सिस्टम जनरेटेड होता है। उसमें क्या आया? दैट डजंट वैल्यू फॉर अस। उसके बाद असेसिंग ऑफिसर ने कितना बढ़ाया वो मैटर करता है। देखो ये तो सिस्टम जनरेटेड होता है, कुछ अर्थमेटिकल एरर था, वो सब चीजें क्लियर होगी, बट 16 करोड़ पे आपका डन हो गया था। उसके बाद 143(3) जो मेन स्क्रूटनी का सेशन है वहां पर कितना डिसाइड हुआ वो देखो। वहां पर कितना हुआ? फाइनल हुआ 20 करोड़। मतलब आपकी जो अंडर या मिस रिपोर्टिंग की इनकम है वो कितनी होगी? 4 करोड़ की होगी। इस 2 करोड़ के इंक्रीमेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है। ध्यान रखना, इस 2 करोड़ के इंक्रीमेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले अभी हमें क्या देखना पड़ेगा? कोई लेना देना नहीं है। हमारी एक्स्ट्रा कितनी बनी? हमारी एक्स्ट्रा बनी है इनकम। देखो अगर आपके पास पॉइंट आता है कैलकुलेट करने का तो आप कैसे निकालोगे? टैक्स निकालोगे ऑन 20 करोड़ जो किसने किया है? एओ ने किया है। टैक्स निकालोगे आप 16 करोड़ जो एओ ने नहीं किया, जो आपका लास्टली डिसाइड हुआ था 16 करोड़। मैं फिर से बोल रही हूं, 139 में जो आपने रिटर्न फाइल की उसके बाद 143(1) का जो नोटिस आता है जो सिस्टम जनरेटेड है उसका कोई लेना देना नहीं है। 143(3) में जाके कितना बढ़ा, एओ ने कितना बढ़ाया, दैट इज द मेन पॉइंट। तो 20 करोड़ पे टैक्स निकालो। जो टैक्स आपने निकालना है वो कितना निकालना है? सरचार्ज और हेल्थ एजुकेशन सेस के समेत निकालना है। तो 20 करोड़ पे टैक्स निकालो, कितना बनेगा? 20 करोड़ पे टैक्स निकालना है, 20 करोड़ पे टैक्स निकालना है। टैक्स रेट इस पे कितना लगा है? 30% टैक्स रेट लगा है क्योंकि इसकी टर्नओवर 400 से अबव थी। 30% टर्नओवर वो लगा है टैक्स रेट, 12% लगा है सरचार्ज और 4% लगेगा हेल्थ एजुकेशन सेस। तो इस पे निकालो 30% प्लस 12% प्लस 4%, ये आना चाहिए 6,98,88,000। इतना आपका आया तो मुझे फटाफट से बताएंगे। इतना समझ में आया तो मुझे बताएंगे। ऐसे ही 16 करोड़ पे निकालेंगे 30% प्लस 12% प्लस 4%। अब देखो एक्स्ट्रा टैक्स कितना बनता है एओ के हिसाब से। एक्स्ट्रा टैक्स कितना बनता है? एओ के हिसाब से एक्स्ट्रा टैक्स बनता है 13,97,7,600। एओ के हिसाब से एक्स्ट्रा टैक्स बनता है। तो क्या यही पेनल्टी हो गई हमारी? एक्स्ट्रा टैक्स जो एओ ने बनाया, क्या यही हमारी पेनल्टी हो जाएगी? जो एओ ने टैक्स बनाया क्या यही हमारी पेनल्टी हो जाएगी? टेल मी यस और नो, या पेनल्टी हमने निकालनी पड़ेगी? पेनल्टी निकालने के लिए क्या देखना जरूरी है? ये मिस रिपोर्टिंग है या अंडर रिपोर्टिंग का केस है? रिप्लाई कीजिए फटाफट से। पेनल्टी निकालने के लिए क्या देखना जरूरी है? ये मिस रिपोर्टिंग है या अंडर रिपोर्टिंग है? उसको चेक करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा था? अज्यूमिंग दैट, ये अज्यूम करो जो अंडर रिपोर्टिंग है वो मिस रिपोर्टिंग की वजह से नहीं हुई है, मतलब उसने कुछ गड़बड़ घोटाला नहीं किया है। तो इस पे जो हमारी अमाउंट आई 1,39,77,600, उस पे कितना लगेगा? 50% लग जाएगा। तो वो पेनल्टी हो जाएगी 6988,800। बी इज द आंसर। मुझे बताएंगे क्या ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया? ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया है? 278 की पेनल्टी वेरी इंपॉर्टेंट पेनल्टी है। जो भी आज हमने किया है ये बिल्कुल ए कैटेगरी छोड़ो, ये ए प्लस कैटेगरी में फॉल करता है। समझ में आया? अब ऐसे ही डी का निकालना है, सेम एज डी का निकालना है। मुझे निकाल के आंसर बताओ। डी में क्या बोला है उसने?
इट इज ड्यू टू मिस रिपोर्टिंग। मिस रिपोर्टिंग के केस में टैक्स पे कितने परसेंट लगेगा? 200% लगेगा। मुझे देख के बताओ कितना बनता है, मुझे फटाफट से बताओ कितना आंसर आता है आपका। मैं भी कैलकुलेट करती हूँ, आप भी करो, देखते हैं कितना आंसर बनेगा। जैसे मैंने प्रेजेंट करने को बोला है वैसे ही प्रेजेंट होगा पेपर में। स्मार्ट मत बनना, सीधा 2 लाख 2 करोड़ पे कैलकुलेट अगर करोगे तो एग्जाम में 0 हो जाएगा। यू हैव टू कैलकुलेट कि एओ के हिसाब से 22 करोड़ पे कितना टैक्स आया, फिर 143(3) के हिसाब से कितना टैक्स आया, फिर थर्ड स्टेप होगा A-B वाला, फिर जाके उस पे परसेंटेज कैलकुलेट होगी। सीधा क्वेश्चन में स्मार्ट नहीं बनना है, प्रॉपर प्रेजेंट करना है आईसीआई के हिसाब से। इस पे 200% है, इस पे मेरा आंसर आ रहा है 1164,8,000। क्या आप लोगों का भी यही आंसर आ रहा है 1164,8,000 या कुछ और आ रहा है? 1164,8,000, yes, A is the answer. ऑल थ्री ऑफ यू, क्या आपका क्लियर हो गया अभी? बहुत 270 ए इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मल कंपनी अगर देखो, जो फर्स्ट चैप्टर आता है, फर्स्ट वाला पार्ट आता है, वो पीजीबीपी का ही आता है। या तो नॉर्मल आएगा, या BAA आएगा, या बीए भी आएगा, तीनों में से कोई भी आएगा। तो अल्टीमेटली आपका लॉन्ग क्वेश्चंस भी तैयार हो रहे हैं साथ साथ। दैट इज द मेन पर्पस। सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करना इज नॉट अ पर्पस, मेन क्वेश्चन पे भी फोकस करना है अलोंग विद द एमसीक्यूज। अब मुझे बताएंगे क्या आज के लिए हैवी हो गया है? तो हमारे पास एक क्वेश्चन पेंडिंग है जो प्रिजम्पटिव बेसिस पे था, क्वेश्चन नंबर 3, केस सिनेरियो। हम पहले वो कंप्लीट कर लेंगे आज, अगर कुछ एक्स्ट्रा करने का मूड नहीं है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 कवर कर लेंगे आज, बिकॉज उसमें भी एक दो पॉइंट मुझे आपको बताने हैं। चलो फटाफट से एक बार रिवाइज करते हैं, मुझे फटाफट से बताएंगे। BAB कौन ऑप्ट कर सकता है? सेक्शन BAB कौन ऑप्ट कर सकता है? सेक्शन BAB कौन ऑप्ट कर सकता है? देखो बाकी सेक्शंस छोटे छोटे हो जाते हैं, बट एक दिन ऐसे ही हैवी लगेगा आपको जिस दिन हम मैट करेंगे। जिस दिन हम मैट करेंगे उस दिन भी हैवी लगेगा, बिकॉज मैं मैट करवाऊंगी तो आपको पूरा करवाऊंगी। ठीक है, ठीक है। उस पे टैक्स रेट क्या है, उस पे टैक्स रेट क्या है? और न्यू न्यू कंपनी का मतलब क्या है? न्यू डोमेस्टिक कंपनी, न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, याद रखो। न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे टैक्स रेट क्या है? टैक्स रेट क्या रहेगा अगर वो बिजनेस के लिए इनकम निकाल रहा है? बिजनेस के लिए क्या रेट रहेगा? राइट अगर वो पीजीबीपी और हाउस होल्ड की बात करें, अदर सोर्सेज की इनकम की बात करें, तो कितना टैक्स रेट रहेगा? अगर 115 BAB में हाउस प्रॉपर्टी की बात हो रही है तो 22 वाला रहेगा, राइट। चलिए उसके बाद आप मुझे बताएंगे, अगर एक पर्सन फॉरेन कंपनी पे टैक्स रेट क्या है? छोड़ो ये बताओ, फॉरेन कंपनी पे टैक्स रेट क्या है, फॉरेन कंपनी का सरचार्ज क्या है? फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट एंड फॉरेन कंपनी का सरचार्ज, दोनों बताइए। सरचार्ज क्या है फॉरेन कंपनी का?
2%, 5%, ठीक है। अभी चलते